यस एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सुपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे AS10। एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या AS10 में किया अभी तक। तो AS10 में सबसे पहले हमने किया मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम विच आर हेल्ड फॉर what purpose? For production of goods, supply of goods or services, for rental to other, for administrative purposes, and which are expected to be used for more than one period. यहां पे 3 क्लैरिफिकेशन दिया गया कि एडमिन पर्पस इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर वाइडर सेंस। इसका मतलब है एनी अदर बिजनेस पर्पस जो यहां पर डेफिनेशन में नहीं भी लिखा हुआ है वो भी यहां पर कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर आप आइटम यूज कर रहे हैं फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, अकाउंटिंग पर्पस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस, वो आइटम भी यहां पर कवर होंगे। करेक्ट। फिर एनी प्रॉपर्टी विच आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी मीट अ डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर AS13 तो उसका कवरेज AS13 में होगा, ना कि इस चैप्टर में। बट कोई अगर प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने उसको रेंट में दिया है, करेक्ट, मींस अगर कोई प्रॉपर्टी को आप रेंट में देते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, उसका कवरेज होगा AS13 में। लेकिन अगर कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको आप रेंट में देते हो और रेंटल इनकम कमाते हैं तो उसका कवरेज AS10 में ही होगा। गॉट दिस पॉइंट। फिर हमने किया ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। तो हमारा AS10 बोलता है इफ इट मीट अ डेफिनेशन ऑफ PP देन अप्लाई AS10। अगर ये डेफिनेशन ऑफ PP को सेटिस्फाई नहीं करता है देन इट विल बी इन्वेंट्री, अप्लाई AS2 एंड वंस इट इज कंज्यूम, जैसे आप उसको यूज कर लेते हो या कंज्यूम कर लेते हो तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेंट्री विल बी चार्ज टू PL अकाउंट एज एन एक्सपेंस। ओके सर। फिर हमने किया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP will be recognized as an asset if and only if 2 conditions are satisfied. पहला कंडीशन क्या है? It is probable that future economic benefit which are associated with the item of PP will flow to the entity. मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की चांसेस है, मिलने की ज्यादा चांसेस है। करेक्ट। एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम कैन बी मेजर्ड रियलाबली, और कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो उस आइटम के कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन आइटम ऑफ PP इन आवर बैलेंस शीट। इनिशियल रिकॉग्निशन करेंगे एट कॉस्ट। तो यहां पर कॉस्ट का मतलब क्या है? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि द पेमेंट इज नॉट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड देन द कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बट अगर पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड तो वहां पर कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट। आपको फ्यूचर पेमेंट दिया रहेगा, उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ चुका है। करेक्ट। तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, सपोज आपको 15% दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेटर में लिखिए 1.15, फिर लिखिए डिवाइड, फिर आप इक्वल टू उतने बार प्रेस करोगे जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। अगर आपको 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तो एक बार इक्वल टू, अगर 2 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तो 2 बार इक्वल टू, अगर 3 बार का निकालना है तो 3 बार इक्वल टू। याद आया? इस केस में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू फ्यूचर पेमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट अनलेस इट इज कवर्ड अंडर AS16। AS16 आपके जीवन में आने वाला है। करेक्ट। ओके सर। फिर हमने किया एलिमेंट्स ऑफ इनिशियल कॉस्ट। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ इनिशियल कॉस्ट। पहले को बोलते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मींस इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहां पर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कैश डिस्काउंट होगा या सेटलमेंट डिस्काउंट होगा उसको आप डिडक्ट नहीं करोगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन रिसीव्ड। करेक्ट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा एज्यूम करेंगे जो भी आपको टैक्स दिया हुआ है दैट इज नॉन रिफंडेबल और उसको आप ऐड कर लोगे। करेक्ट। फिर एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है ओनली दोज कॉस्ट व्हिच विल बी इंकर्ड व्हेन द PP इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। मींस अगर कोई ऐसा कॉस्ट है वो इंकर होगा इवन दो PP इज नॉट एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं बोलेंगे। तो एनी कॉस्ट इंकर टू ब्रिंग द एसेट इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन फॉर इज इंटेंडेड यूज सबको कैपिटलाइज कर देंगे। हमने कुछ एग्जांपल किया, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ और एक्विजिशन, उसको आप कैपिटलाइज करोगे।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, करेक्ट। एक स्पेशल एग्जांपल किया हमने टेस्टिंग कॉस्ट। तो अगर आप कोई टेस्टिंग कॉस्ट इंकर करते हो उसको भी कैपिटलाइज करोगे, बट ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड अगर आप कोई यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो एनी सेल प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेस्टिंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टेस्टिंग कॉस्ट एंड नेट अमाउंट विल बी कैपिटलाइज, और नेट अमाउंट को आप कैपिटलाइज करोगे, समझे, करेक्ट। फिर हमने एक स्पेशल पार्ट किया, स्पेशल पॉइंट किया, इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट of dismantling and removing the item or restoring the site where it has been located। तो हमारे AS10 क्या बोलता है, अगर आपका ऑब्लिगेशन इंकर हो चुका है, मींस इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन फॉर DRSL ऑन द डेट व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड, मींस आपका अगर कोई ऑब्लिगेशन है इसके लिए, इस लायबिलिटी के लिए कि इसको आपको इंकर करना पड़ेगा ऑन द डेट व्हेन द आइटम वाज एक्वायर्ड और ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द आइटम इज यूज्ड, तब इस केस में AS29 एप्लीकेबल हो जाता है। और AS29 बोलता है कि आपको इसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हम प्रोविजन बनाएंगे एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर, प्रोविजन बनाएंगे एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर। ये कौन कहता है, AS29 कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ ऑब्लिगेशन या तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा या तो एनी लीगल ऑब्लिगेशन होगा, करेक्ट। तो हमारा AS29 क्या बोलता है कि प्रोविजन बनाइए। अगर आप प्रोविजन बना रहे तो हमारा AS10 क्या बोलता है, इस अमाउंट को आप कैपिटलाइज कर दीजिए इन द कॉस्ट ऑफ PP। तो हमारा एंट्री क्या होगा, PP अकाउंट डेबिट टू provision, understood। but if the obligation of DRSL has not been incurred when the item was acquired, तब कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोविजन ही नहीं बना रहे तो उसको कैपिटलाइज करने का बात आएगा नहीं, गॉट दिस पॉइंट। तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग कॉस्ट और या रीस्टोरेशन कॉस्ट दिया तो हम मान लेंगे कि यस देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उस अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ PP, गॉट दिस पॉइंट, यस सर। यहां तक हमने किया था, एनी डाउट। फिर आइए पॉइंट नंबर 4 में आइए, ये पॉइंट नंबर 3 अंत में कराऊंगा मैं आपको। पॉइंट नंबर 4 में आइए, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। तो अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, मींस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, मेरी बात को समझना कि अगर कोई PP है, PP करेक्ट, तो इसको या तो आप एक्वायर्ड करोगे या तो इट विल बी कंस्ट्रक्टेड, करेक्ट, या तो इस PP को आप लोगे लीज में, करेक्ट। अगर आपने इस PP को एक्वायर किया इन लीज में, देन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में AS19 विल बी एप्लीकेबल, देन AS10 इज नॉट एप्लीकेबल, गॉट दिस पॉइंट, करेक्ट। अगर इट इज कंस्ट्रक्टेड देन ऑफकोर्स आपको लगाना है AS10, अभी हम यही कर रहे हैं, AS10। नाउ जब आप एक्वायर्ड करते हो तो या तो आप करोगे एक्वायर्ड इन मॉनेटरी कंसीडरेशन, मॉनेटरी कंसीडरेशन, मॉनेटरी कंसीडरेशन मतलब क्या होता है कि आपका पेमेंट जो होगा वो कैश में होगा, ओके। या तो आप एक्वायर करोगे बाय मेकिंग पेमेंट इन बाय वे ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। तो आप यहां पेमेंट कर रहे हो बट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। अब नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई PP एक्वायर्ड किया इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, ऐसा भी हो सकता है। तो नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, करेक्ट ना। अगर मॉनेटरी कंसीडरेशन है तो यहां दो पार्ट आएगा, वेदर पेमेंट इज नॉट डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पेड, ये पॉइंट हमने किया है, ओके सर। तो यहां पर द कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड, जितना आपने पेमेंट किया है वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर AS10, हम ये कर चुके हैं। या तो होगा पेमेंट इज देयरफॉर
बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। तो यहां पे बताओ कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कवर कहां होगा, AS10 में होगा। गॉट दिस पॉइंट। अगर आप नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन बोलते हो तो यहां पे दो पार्ट है, या तो आप परचेज करोगे PP इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट मीन सपोज आपने एक नया कार परचेज किया इन एक्सचेंज ऑफ पुराना कार, तो इसे भी क्या बोलेंगे, आपने PP एक्वायर किया इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, दैट इज आल्सो कवर्ड इन AS10। अभी इसको करने वाले हैं, अभी हमने नहीं किया। या तो आप परचेज करोगे इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, this is not covered अंडर AS10। ये AS10 में कवर नहीं है, तो इसका क्या करना चाहिए, उसके लिए अभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। देयर इज नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन दिस कि अगर आपने PP एक्वायर्ड किया इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर, सपोज आपने PP एक्वायर्ड किया और सप्लायर को आपने अपना इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो हमारा AS10 साइलेंट है। बट क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, हालांकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ये कर लिया, दिस पॉइंट वी हैव डन, दिस पॉइंट वी हैव डन। अभी हम कर रहे कंस्ट्रक्टेड, तो इफ द PP इज कंस्ट्रक्टेड तो क्या क्या ऐड होना चाहिए, क्या क्या ऐड नहीं होना चाहिए। तो व्हेनेवर PP सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, तो हमारा AS10 क्या बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स अभी हमने एक्वायर्ड एसेट के लिए किया है, सब एलिमेंट सिमिलर रहने वाले हैं। मिस परचेज प्राइस, directly attributable cost and initial estimated cost of dismantling, removing or restoring the site where it has been located, वो सारा एलिमेंट सेम है। करेक्ट। तो कोई भी प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम जैसा अभी हमने पढ़ा है। करेक्ट। हालांकि जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉस्ट, वन इज नोन एज स्पेसिफिक कॉस्ट, वन इज नोन एज एलोकेबल कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्टली पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डायरेक्ट मटेरियल, मतलब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो दैट विल बी द स्पेसिफिक कॉस्ट। और कुछ होता है एलोकेबल कॉस्ट। एलोकेबल कॉस्ट मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपका एक सिमिलर कॉस्ट लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्विपमेंट यूज किया, आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टू बिल्डिंग, तो कैसे द डेप्रिसिएशन ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी शुड बी एलोकेटेड टू बोथ बिल्डिंग। तो वो कैसे एलोकेट करना है, उसका एलोकेशन रेशियो आपको क्वेश्चन बता देगा। करेक्ट। तो उसको हम एलोकेट कर देंगे इन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। गॉट दिस पॉइंट, व्हाट दे वांट टू से कि कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट विल बी कैलकुलेटेड एज सेम प्रिंसिपल एज डिस्कस्ड अबाउट। करेक्ट। However, the component of cost will be specific cost or any allocable cost of construction, any allocable cost of construction. God, समझे इस बात को? मीन्स अगर मैं आपको सिंपल पॉइंट बताऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई PP एक्वायर्ड है, अगर आप PP को एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर्ड, then you need to find out purchase price, then directly attributable cost, then initial estimate ऑफ DRSL। अभी मैं DRSL लिख दूं, डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन, सिविल लायबिलिटी, बट इसको लेंगे एट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आप इस तीनों का सम टोटल करोगे तो दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ PP, कॉस्ट प्राइस ऑफ PP। करेक्ट। लेकिन अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो क्या क्या आना चाहिए यहां पर। तो इफ यू आर डूइंग सेल्फ कंस्ट्रक्शन, ओके,
तो व्हाट विल बी इंक्लूडेड? देन कहने से आप परचेज तो करोगे रॉ मटेरियल, तो इट मींस कहने से परचेज प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? सेम इनवॉइस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो सेम रहेगा, प्रिंसिपल रिमेन सेम, करेक्ट। फिर इसमें आप ऐड कर दोगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ऐड करोगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच विल बी व्हाट, एक तो आपका होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, करेक्ट, और एक आपका होगा कंस्ट्रक्शन ओवरहेड। जैसे याद करो हमने इन्वेंट्री में क्या था? प्रोडक्शन ओवरहेड, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन ओवरहेड होगा, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, या इट विल इंक्लूड अदर डायरेक्टली attributable कॉस्ट, करेक्ट। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और लास्ट में अगर कोई इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एक्सेट्रा है तो उसको भी ऐड करोगे, एनी इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ DRSL उसको भी ऐड करोगे, बट एट प्रेजेंट वैल्यू ऐड करोगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आ गया, आपका डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट भी आ गया, और आपका इनिशियल एस्टिमेट कॉस्ट भी आ गया। इसे क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। हालांकि चेक करो एलिमेंट्स रिमेन सेम और द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो यहां पर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसके बाद उसको उसमें लेबर का कॉस्ट लग रहा है और कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उस कंस्ट्रक्शन ओवरहेड को भी लोगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हालांकि कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मींस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल खराब हो गया या कोई लेबर का फालतू का खर्चा लग गया, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। सपोज स्ट्राइक हो गया फिर भी आपको लेबर को पेमेंट करना पड़ा है, स्ट्राइक हो गया तो आपका कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो गया, देन आल्सो यू नीड टू पे टू द लेबर, तो वो तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट विल नेवर बी कैपिटलाइज, उसको आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। तो एनी एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुड बी एक्सक्लूडेड। फिर एनी इंटरनल प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शुड बी एलिमिनेटेड। कल एग्जांपल क्या था याद तो, एक क्वेश्चन क्या था जहां पे एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड किया एट प्रॉफिट, तो मैंने बोला था इस प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज इंटरनल प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था इंटरनल प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी एलिमिनेटेड। अगर नहीं भी लिखा रहता तब भी एलिमिनेट करते, याद करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाहता है कि सपोज आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है 2 फेज में, फेज 1 फेज 2, फेज 1 फेज 2। अभी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग को फेज 1 में, करेक्ट। तो ऑफकोर्स यहां पर जो भी कॉस्ट लग रहा है आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, लेकिन फेज 2 वाला लैंड अभी आइडल है, यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल रहा है। तो आपने क्या किया, इस फेज 2 वाला जो लैंड है उसको आपने दे दिया फॉर कार पार्किंग पर्पस। आपने किस लिए दे दिया? फॉर कार पार्किंग पर्पस टू द पब्लिक एट लार्ज, मींस पब्लिक आएंगी अपना कार यहां पर पार्क करेंगे तो ऑफकोर्स आपका कोई इनकम जनरेट होगा, और क्योंकि आपने ये एक्टिविटी स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स कोई एक्सपेंस भी इंकर्ड होगा, तो आपका इनकम जनरेट हो रहा है और कुछ एक्सपेंस भी इंकर होगा। एक्सपेंस इंकर होगा क्योंकि आप एक वॉचमैन रखोगे, एक सिक्योरिटी गार्ड रखोगे, कुछ और भी आपका एक्सपेंस इंकर हो सकता है। तो ये जो एक्सपेंस हुआ तो ये नेट अमाउंट हो गया। तो क्वेश्चन अराइजेस whether this net amount will be capitalized or will be transferred to PL। तो हमारा AS 10 क्या बोलता है, दिस इज एन इंसिडेंशियल एक्टिविटी, मींस ये एक इंसिडेंशियल एक्टिविटी है जिसका कोई लेना देना कंस्ट्रक्शन से नहीं है, मींस कंस्ट्रक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है फेज नंबर 2 में, तो दिस इज नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट टू bring the asset in present location and condition for its intended use। तो इसका कोई भी लेना देना कंस्ट्रक्शन से नहीं है, तो इसको आप कभी कैपिटलाइज मत करो, इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो इसे हम ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टूड। तो क्या लिखता है, द इनकम एंड द रिलेटेड एक्सपेंस, द इनकम and the related expense of any incidental operation that may occur before or during the construction or development of an item of PP are recognized in PL। उसको आप PL में ट्रांसफर करो, उसको आप PL में ट्रांसफर करो। फॉर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल दिया है, इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज ए कार पार्क अंडर until the construction start। गॉट दिस पॉइंट। और एक एग्जांपल लेता हूं, समझिए मेरे बात को, कि सपोज आपने एक लैंड खरीदा जहां पर देयर वाज वन ओल्ड बिल्डिंग, जहां पर एक पहले से ओल्ड बिल्डिंग था। अब आपको नया बिल्डिंग बनाना है, तो आप क्या करोगे, ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश करोगे। तो आपने ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश किया, करेक्ट। तो देयर विल बी सम डिमोलिशन कॉस्ट, अंडरस्टूड। एंड कहने से जब आप उसको डिमोलिश करोगे तो वहां पे कुछ मटेरियल जनरेट होगा, स्क्रैप मटेरियल, और आपने उस स्क्रैप मटेरियल को बेच दिया, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। तो ये आपका नेट अमाउंट आ गया, दिस इज द नेट अमाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट where this net amount will be transferred to PL or it will be capitalized। Can you say this is directly related to the construction of new building? क्योंकि जब तक आप पुराना बिल्डिंग तोड़ोगे नहीं, आप नया बिल्डिंग बनाओगे कैसे। तो यहां पर दिस एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, देयरफॉर आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको कैपिटलाइज कर दोगे, आप इसको कैपिटलाइज कर दोगे इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपी। अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो ये दो एग्जांपल मैंने दिया, उसको यहां पर प्रेजेंट किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, income earned during the development of PP, correct। so what they are saying, if it is directly attributable income, for example sale of scrap material on demolition in case of redevelopment, adjust from the cost price of PP, but not directly attributable to the asset, for example car parking rental income recognized as income in statement of profit and loss। have you understood? any doubt? no doubt? समझ गए? यस सर। एक काम करते, क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 बड़ा आसान है, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एबीसी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग ए फिक्स्ड एसेट, फॉलोइंग आर द एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन। तो मटेरियल को कैपिटलाइज करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करोगे, डायरेक्ट लेबर 1/10 ऑफ द टोटल लेबर टाइम वाज चार्जेबल टू द कंस्ट्रक्शन। मींस ये जो लेबर कॉस्ट है उसमें 1/10 ही चार्ज करना है, बाकी आप इसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। तो 5 लाख का आपका 1/10 कितना, 50,000। तो 50,000 आप कैपिटलाइज करोगे, 4,50,000 आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। टोटल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 5% चार्जेबल टू कंस्ट्रक्शन। तो कुछ ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस लगा जिसमें बोलता है 5% इज एलोकेटेड टू द कंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि यहां पर लिख दिया इट इज एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्शन, तो 8 लाख का 5% कितना हुआ, 40,000 आप कैपिटलाइज करोगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एसेट। तो आप कोई एसेट यूज कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होगा उसको आप इंक्लूड कर दोगे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट न्यू एसेट। तो 10,000 को भी आप कैपिटलाइज करोगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, 10 लाख, फिर 50,000, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस 2,50,000, फिर 40,000 आया, फिर 10,000 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट कितना हो गया, 13,50,000। अंडरस्टूड, समझिए। और एक क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन ए बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 अप्रैल 2000। ओन यूज का मतलब ये नहीं होता है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ओन यूज मतलब वो खुद अपने बिजनेस में इसको यूज करेगा, मींस फॉर बिजनेस पर्पस। इसका मतलब होता है बिजनेस पर्पस, समझे, बिजनेस पर्पस। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंकर्ड, परचेज प्राइस ऑफ लैंड, इसको आप कैपिटलाइज करोगे। स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फीस को आप कैपिटलाइज करोगे। आर्किटेक्ट फी को आप कैपिटलाइज करोगे। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करोगे। मटेरियल को आप कैपिटलाइज करोगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करोगे। बट कोई जनरल ओवरहेड है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। जनरल ओवरहेड, क्योंकि ये तो एक दिस इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इट इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये अगर आप जिस बिल्डिंग को नहीं भी कंस्ट्रक्ट करोगे तो जनरल ओवरहेड लगेगा ही, अंडरस्टूड। तो दिस जनरल ओवरहेड विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, अंडरस्टूड। हालांकि ये पॉइंट लिखा हुआ है बाद में जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, करेक्ट। आप चेक करो, अगर हम यहां पर आएंगे तो ये पॉइंट यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि व्हाट विल नॉट बी इंकर्ड, तो एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, चलेगा।
अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में क्या दिया, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख हैज बीन स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मींस खराब हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इस 10 लाख में से आपको क्या माइनस कर देना है, इसमें से 1 लाख माइनस कर देना है, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, वो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एंड देयरफॉर वेस्टेड एंड फर्दर 1,50,000 वाज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। तो ये भी एबनॉर्मल लॉस हो गया है कि कुछ और मटेरियल आपका लगा है जो कि was spent because of faulty design work, तो ये भी आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1,50,000 भी। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क ऑन द बिल्डिंग वाज स्टॉप फॉर 2 वीक, बोला 2 महीने के लिए काम रुक गया during November 2000 and it is estimated that 22,000 of the labor cost relate to that period। तो ये क्या हो गया, वहां पर काम रुक गया, फिर भी आपको लेबर को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये भी आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दीजिए, 22,000 आपका माइनस हो जाएगा। द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन Jan 1, 2001 एंड ब्रॉट टू यूज ऑन 1 अप्रैल 2001। करेक्ट, तो यहां पर आपका बिल्डिंग रेडी हो जाता है। नाउ वंस द एसेट इज रेडी फॉर यूज, जैसे एसेट इज रेडी फॉर यूज तब उसमें आप फर्दर कैपिटलाइजेशन नहीं करते हो, यू विल नॉट डू एनी फर्दर कैपिटलाइजेशन। तो ये होता है रेडी टू यूज, ये होता है रेडी टू यूज, और ये होता है डेट जब आपने उसको एक्चुअली यूज करना स्टार्ट किया, इसको हम बोलते हैं पुट टू यूज, इसको हम क्या बोलते हैं, पुट टू यूज बोलते हैं। तो वंस इट इज रेडी फॉर यूज आप उसमें फर्दर कोई कैपिटलाइजेशन नहीं करते हो। एक्स लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ 40 लाख on 1st April 2000 for the construction of building. The loan carried an interest rate of 8% per annum and is repayable on April 1, 2002. तो दिस लोन पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसको हम बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज और विल नॉट कैपिटलाइज, दैट डिपेंड अपॉन AS16। अब हमारा AS16 लगेगा कि इसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है। अब हमें AS16 क्या बोलता है, इफ इट इज बोरिंग कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन ए क्वालिफाइंग एसेट तब तो कैपिटलाइज करेंगे, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन गिवन अंडर AS16। अभी हमने AS16 नहीं पढ़ा है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दिया है वहां पे ये लिखा है कि इसमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, इसका डिस्कशन हम कहां करेंगे, AS16 में करेंगे। तो यहां पे जो लोन लिया हुआ है हमारा इंस्टीट्यूट ने एक एजम्पशन ले लिया है कि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज नॉट सब्सटेंशियल पीरियड, बोरिंग कॉस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो यहां लिख लो रिफर AS16। जब आपका AS16 हो जाएगा तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट, समझे? तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बिल्डिंग, तो क्या क्या लेना है बताओ, क्या क्या लिया है। तो 30 लाख लैंड का लिया, स्टैंप ड्यूटी में 2 लाख लिया, आर्किटेक्ट फी पूरा ले लिया, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट पूरा ले लिया। अब देखिए 10 लाख में से 2,50,000 जो एबनॉर्मल लॉस था उसको माइनस कर दिया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में 4 लाख में से 22,000 जो आपका एबनॉर्मल लॉस था उसको माइनस कर दिया। जनरल ओवरहेड कैपिटलाइज नहीं होगा, इंटरेस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज बिकॉज ऑफ द एजम्पशन टेकन, क्योंकि उन्होंने एजम्पशन ले लिया है तो यहां पर वो कैपिटलाइज नहीं होगा। और ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, टोटल कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अंडरस्टूड, समझे? अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी कुछ बात मैं बताना चाहूंगा, जब AS16 करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखिए। अंडरस्टूड। यहां पे 2 पॉइंट है। इफ लिखो, इफ बिल्डिंग is not a qualifying asset, if building is not a qualifying asset, then interest cost will not be capitalized, will not be capitalized। समझे? और यही एजम्पशन ICA ने लिया अपने सॉल्यूशन में। फिर लिखो इफ बिल्डिंग इज ए क्वालिफाइंग एसेट, लिख लो, लिखने में क्या दिक्कत है, दैट इज पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज 9 मंथ। 9 मंथ क्यों हुआ,
क्योंकि पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना स्टार्ट कब किया था, 1 अप्रैल 2000 में, खत्म कब हुआ, रेडी फॉर यूज कब हुआ, 1 जनवरी 2001 में, तो ये 9 महीना ही हो गया। तो पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका 9 महीने का है, करेक्ट। 9 मंथ इज कंसीडर्ड टू बी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लिख के छोड़ दो। देन इन दिस केस इंटरेस्ट कॉस्ट will be capitalized. Interest cost will be capitalized. Correct? आपका interest cost will be capitalized. Understood? For how many months? For 9 months. 9 months because period of construction 9 महीने का है। लेकिन चेक करो यहां पर 2 वीक के लिए काम रुक गया था, वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था ड्यू टू स्ट्राइक। 2 वीक मतलब आधा महीना बोल सकता हूं। तो हाफ मंथ के लिए हमारा AS 16 क्या बोलता है कि यहां पर हम इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ मंथ में तो एबनॉर्मल पीरियड है। एबनॉर्मल पीरियड का हम कोई कॉस्ट को भी कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड ना? उस पीरियड में जो डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट था उसको भी कैपिटलाइज नहीं किए थे। तो अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट हो रहा है तो वो भी ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन हो रहा है, उसको भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो हम 9 मंथ माइनस क्या कर देंगे, 0.5 मंथ। वाई इसको माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि इन दिस पीरियड देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब हम कैपिटलाइज करेंगे कितने महीने के लिए, 8.5 मंथ के लिए करेंगे। अब आपने लोन कितने का लिया है, चेक करो, लोन लिया है कितने का, आपने लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन 40 लाख का लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप बोलेंगे 40 लाख इंटू 8% इंटू 8.5 डिवाइड बाई 12। आप बोलेंगे सारे 8 महीने का 8.5 डिवाइड बाई 12, इतने महीने का आप इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दोगे। कैलकुलेट करो, 40 लाख इंटू 8% इंटू 8.5 डिवाइड बाई 12, ये कितना आया, दिस विल बी 2,26,667 आप कैपिटलाइज कर दोगे। समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अब इसको वापस से हम डिस्कस करेंगे इन AS 16। तो लिख लो रिफर AS 16। जब आप AS 16 पढ़ोगे तब आपको ये पॉइंट सारा समझ में आ जाएगा, करेक्ट। पर ये क्वेश्चन तो हमने अभी किया है, तो ऑफकोर्स अभी डिस्कशन करना जरूरी है, इसलिए डिस्कस कर लिया। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। गॉट दिस पॉइंट? एनी डाउट? बोलिए, कोई डाउट है? नो डाउट। तो ये भी खत्म हो गया, चलेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लिया। यस सर। नाउ कमिंग टू द सीज, व्हेन टू सीज कैपिटलाइजेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। हम कैपिटलाइजेशन को सीज करेंगे जब एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। जैसे एसेट रेडी हो जाता है फॉर इट्स इंटेंडेड यूज तो हम कैपिटलाइजेशन को सीज कर देते हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ PP will be seized when the item is ready for its intended use. When the item is ready for its intended use. Got this point? Means जैसे रेडी हो गया, even though you have not actually put to use, अभी आपने उसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे आपने रेडी हो गया उसका यूजफुल लाइफ स्टार्ट हो जाता है। एंड वंस द यूजफुल लाइफ स्टार्टेड तो हम क्या करते हैं, उसका कैपिटलाइजेशन को हम सीज कर देते हैं, गॉट दिस पॉइंट? तो व्हाट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड मतलब क्या क्या कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्या क्या कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ कॉस्ट दैट डज नॉट, example of cost that are not cost of an item of PP are cost of any opening new facility, cost of opening any new facility। मीन सपोज आपने कोई नया फैक्ट्री बनाया, नया क्लासरूम बनाया, नया एकेडमी बनाया, तो जैसे वो रेडी फॉर यूज हो गया उसके बाद आप जो भी खर्चा करते हो उसको हम चार्ज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी, जैसे आपने नया ऑफिस, नया फैक्ट्री बनाया, तो हो सकता है आपने कोई इनॉग्रेशन का खर्चा किया, तो वो इनॉग्रेशन खर्चा कैपिटलाइज कभी नहीं करोगे क्योंकि एसेट बनने के बाद वाला खर्चा है। व्हाट दिस पॉइंट? इनॉग्रेशन कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर कोई स्टाफ को आप ट्रेन कर रहे हो फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट, तो
तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैमरा खरीदा, अब कैमरा को कैसे ऑपरेट करते हैं मैंने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया, तो वो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट विल नेवर बी कैपिटलाइज, क्योंकि वो एसेट को रेडी करने के बाद वाला खर्चा, अब उसको ऑपरेट कैसे करेंगे वो कभी भी खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। एनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करते हो, कोई एडवर्टीजमेंट खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक नया एकेडमी बनाया, अब मैं प्रमोशन कर रहा हूं कि नया एकेडमी बन गया, आ जाओ पढ़ने आ जाओ पढ़ने आ जाओ, तो ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, ये सब क्रेडिटिफिकेशन दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड will not be capitalized, will not be capitalized. Initial operating losses, initial operating loss का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने कोई नया धंधा स्टार्ट किया, तो नया बिजनेस को स्टेब्लिश किया, तो आपने नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, सब नया नया आइटम खरीदा, तो जब तक उसको आपने रेडी किया तब तक सारा खर्चा कैपिटलाइज कर दिया। अब वंस इट इज रेडी आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे, अब जैसे आपने यूज करना स्टार्ट किया तो इनिशियली तो आपका कमाई होगा नहीं, हो सकता है इनिशियल पीरियड में आपको कुछ लॉस हो रहा है, अपने बिजनेस से लॉस हो रहा है, तो क्या उस लॉस को कैपिटलाइज कर देंगे? नो बाबा नो, ये तो आपके धंधे का लॉस है, जो धंधे का लॉस है उसको कैसे कैपिटलाइज कर दोगे? गॉट दिस पॉइंट? तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, क्योंकि आप यूज कर रहे हो अपने नए प्लांट एंड मशीनरी को, करेक्ट ना, और यूज करने के लिए आप जब यूज कर रहे हो तो आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, जैसे आपने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो हो सकता है उसमें कुछ इनिशियल लॉसेस हो, कुछ समय तक आपको लॉसेस इंकर करना पड़े, तो उसको आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज टिल द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज, तो जब तक आप एसेट को एक्चुअली यूज करोगे तब तक भी हो सकता है कुछ खर्चा हो, तो उस खर्चे को भी आप चार्ज कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। तो आज रेडी हो गया, सपोज आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आज रेडी कर दिया, लेकिन 2 महीना के बाद हवन होगा, आप पूजा कराओगे और 2 महीने के बाद आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे, तो इस 2 महीने में हो सकता है कि आपका कुछ और खर्चा लग जाए, तो ये खर्चे को आप कभी कैपिटलाइज नहीं करोगे, क्योंकि वंस इट इज रेडी आप अपने कैपिटलाइजेशन को सीज कर देते हो, उसके बाद कोई फर्दर कैपिटलाइजेशन नहीं होता है, करेक्ट। एनी रीलोकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें डाउट आता है। सपोज मैंने अपना पूरा क्लासरूम को शिफ्ट कर दिया, तो आज तो ये पुराना क्लासरूम है, यहां पे पहले से सब पीसी कैमरा इंस्टॉल है, अब मैंने इस क्लासरूम या अपने स्टूडियो को कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो यहां पे जो शिफ्टिंग कॉस्ट होगा रीलोकेशन कॉस्ट बोलते हैं, या इसको हम रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो कैमरा को मैंने डिसमेंटल किया और फिर से दूसरे नए जगह में इसको इंस्टॉल करूंगा, पीसी को यहां से डिसमेंटल किया और कहीं और जाके इंस्टॉल करूंगा, एक टीवी भी लगा उसको यहां से डिसमेंटल करूंगा, नए जगह इंस्टॉल करूंगा, इसको हम बोलते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। जो रीलोकेशन कॉस्ट होता है आप उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते हो, क्योंकि वो पहले रेडी था, अब वापस से आप रीलोकेशन कर रहे हो, तो इस खर्चे को कभी भी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। तो एनी रीलोकेशन कॉस्ट और रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट विल नेवर बी कैपिटलाइज। फिर एक नोट दिया हुआ है, बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, इसको थोड़ा सा करेक्शन करो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 16 समझे, करेक्ट। तो बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज। अभी एक क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 23 में जहां पे मैंने बोला इंटरेस्ट एक्सपेंस विल कैपिटलाइज एज पर AS 16, उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे, कहां पर? AS 16 में करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है, ग्रांट आपको किससे ग्रांट मिल गया? गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गया फॉर परचेज ऑफ PP एक्सेट्रा, तो हमारा AS 20 उसमें एप्लीकेबल हो जाता है। AS 20 क्या बोलता है कि दैट ग्रांट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, तो द ग्रांट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, तो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ PP एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, इसको थोड़ा ठीक करो, इट इज AS 12, इट इज एज पर AS 12। एक्चुअली ये फाइनल का कॉपी पेस्ट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करेक्शन करवा देता हूं कि बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 16 एंड गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ PP एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 12, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 12। समझ में आया? गॉट दिस पॉइंट? यस सर, करेक्ट। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लेना, करेक्ट। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो लास्ट में देख लेंगे। ओके सर, नाउ PP एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट। अभी मैंने आपको बताया, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने ये डायग्राम किया था ना कि PP कैन बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, तो इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट इट इज कवर्ड अंडर AS 10। तब हमारा AS 10 क्या बोलता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल, मेरी बात को समझना, ठीक है ना, कि सपोज अभी हम बात कर रहे हैं PP एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट,
PP acquired in exchange of other asset, in exchange of other asset. ओके, ठीक है। ना सपोज आपने एक न्यू कार परचेज किया, न्यू कार परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा तो होता ही है। एंड द कैरिंग अमाउंट मीन्स उसका बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कार, let us suppose it is equal to, यहां भी एक एग्जांपल दिया, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको आसान हो पढ़ने के लिए। तो कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू 2 लाख। अब मैं आपको 3 केस दूंगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, और एक जगह छोड़ दो, यहां लास्ट में मैं आपको केस नंबर 4 भी दूंगा। पहले इनिशियली केस नंबर 3 तक दूंगा, उसके बाद एक जगह छोड़ दो, एक केस नंबर 4 भी आने वाला, कमिंग सून, ठीक है ना। अभी आपको दिया हुआ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इज, लेट्स से फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इज 3 लाख, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज ऑल्सो 3 लाख। समझे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सपोज आपका ओल्ड कार मर्सिडीज बेंज है, आपका न्यू कार एक क्या इकोनॉमिकल कार खरीद रहे हो, समझे ना, फॉर एग्जांपल आप हुंडई का कोई भी कार खरीद रहे हो, तो हो सकता है जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार है दैट माइट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार। दिस ट्रांजेक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि दोनों का फेयर वैल्यू समान है तो एक्सचेंज पॉसिबल है ना। मैंने बोला ये कैलकुलेटर, मैं सपोज एग्जांपल ले लेता हूं अपने मोबाइल का, चलो एग्जांपल लेता मोबाइल का, कि मेरे पास ये मोबाइल है जिसका आज का फेयर वैल्यू है 20,000 रुपया, और आपके पास अपना मोबाइल है जिसका भी आज का फेयर वैल्यू 20,000 रुपया है, तो हम दोनों का एक्सचेंज कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। मैं बोलूंगा भाई मेरा भी वर्थ 20,000 का है, आपका भी वर्थ 20,000 का, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो यहां पर हमारा AS10 क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार इज आइदर इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार गिवन अप, जिसको आपने दिया है, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार रिसीव, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार रिसीव। कुछ जगह छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ो, लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी आइदर इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार गिवन अप और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार रिसीव, दोनों तो समान होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी इक्वल टू 3 लाख, विल बी इक्वल टू 3 लाख। समझे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड केस क्या है, समझिएगा, सेकंड केस क्या है कि सपोज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार तो 3 लाख है, बट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज 6 लाख, ये भी पॉसिबल है। अब मुझे बताओ क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल है विदाउट कैश कंसिडरेशन? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई अपना नया कार जिसका कीमत है 6 लाख, वो पुराने कार जिसका कीमत है आज के दिन में 3 लाख, वो कभी भी एक्सचेंज नहीं करेगा। तो वो क्या डिमांड करेगा आपसे डिमांड करेगा कुछ कैश कंसिडरेशन, और कितना डिमांड करेगा? 3 लाख। तो आप भी उसको 3 लाख पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपने सपोज यहां पे कैश पेमेंट किया, कितना कैश पेमेंट किया आपने? 3 लाख का कैश पेमेंट किया, करेक्ट। अब हमारा AS10 क्या बोलता है, इस केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार गिवन अप प्लस कैश पेड, कितना हो गया? 6 लाख, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार विच एवर इज क्लियरली एविडेंट, जो आपको ठीक से पता है वो ले लो, और दोनों बराबर ही होगा। आप ले लो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार प्लस कैश पेड, वो कितना है? 6 लाख, या फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार ले लो, वो भी आएगा 6 लाख। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार कितना आ गया? 6 लाख आ गया। अंडरस्टूड, इस बात को समझे? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एनी डाउट? ठीक है, और एक केस करते हैं नेक्स्ट, कि अब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार है 6 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार है 3 लाख। ये भी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है कि नया कार कोई इकोनॉमिकल कार हो और पुराना कार आपका कोई मर्सिडीज बेंज हो, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो तो सकता ही है, क्यों दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल है अगर आप कुछ कैश रिसीव करोगे, मींस आपको कुछ कैश कंसिडरेशन मिलेगा यहां पर। तो दिस इज ट्रांजैक्शन पॉसिबल व्हेन सम कैश इज रिसीव्ड। कितना कैश रिसीव होगा?
3 लाख। तो यहां पर हमारा AS10 क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार माइनस कैश रिसीव। अब 6 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? 3 लाख एंड करेक्ट ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार गिवन अप माइनस कैश रिसीव। और क्या बोल सकते हो? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार ले लो, विच एवर इज क्लियरली एविडेंट, जो आपको ठीक से पता है वो ले लो। करेक्ट। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी बात को। क्या एक सिचुएशन आएगा कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार एंड फेयर वैल्यू न्यू कार, अब फेयर वैल्यू को कैसे एस्टिमेट करें? अब फेयर वैल्यू इज नॉट मतलब अगर मैं बोलूं फेयर वैल्यू इज नॉट एक्चुअली नॉट ए मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू इज नॉट ए मार्केट प्राइस। जैसे मैं बोलता हूं कि इस मोबाइल का फेयर वैल्यू क्या है, तो इस मोबाइल का कोई मार्केट प्राइस नहीं है। क्यों मार्केट प्राइस नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ये तो मेरे पास है और मैं इसको बेच नहीं रहा हूं। आई एम नॉट द वेंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर मोबाइल। तो इसका फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए उसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। तो आपको हो सकता है वैल्यूइस्ट, आपको हो सकता है किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़े, या इसका मेजरमेंट करवाना पड़े, या हो सकता है आप इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो। So what our AS10 says that quite possible that you are not able to determine the fair value of old car and fair value new car. देखिए अगर नया कार आप मार्केट से परचेज कर रहे हो तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज पॉसिबल। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक पुराना कार है, आपके पास भी एक पुराना कार है, तो हम इसको अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो मार्केट में दोनों कार अवेलेबल नहीं है। अब इसका फेयर वैल्यू कितना है दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल डिटरमाइन, हो सकता है इम्प्रैक्टिकेबल डिटरमाइन। तो इस सिचुएशन में अगर आपको फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, आपको फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, आप फेयर वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हमारा AS10 क्या बोलता है? इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप कितना है? 2 लाख। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन इज 2 लाख, समझे? करेक्ट। प्लस कैश माइनस एडजस्ट, कैश पेड और माइनस कैश रिसीव, मींस प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। सपोज आपने यहां पर 3 लाख पे कर दिया है, सपोज आपने 3 लाख पे भी किया है, करेक्ट ना। इसका मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख इज व्हाट? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, प्लस व्हाट? कैश पेड। कैश पेड कितना किया? 3 लाख। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट? करेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एनी डाउट? तो हमारा AS10 क्या बोलता है? लेट अस सी। बोलता है केस 1, इफ द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डज नॉट लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस। ये क्या मतलब हो गया? तो लिखता है इफ द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस। अभी कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मींस इस पूरे बात को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मींस परचेज ऑफ PP in exchange of asset, करेक्ट। ये बोलता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। An exchange transaction lacks commercial substance। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे ट्रांजेक्शन को, करेक्ट। तो 2 सिचुएशन हो सकता है कि जो आपने एक्सचेंज ट्रांजेक्शन किया दैट हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। देखिए जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है। बिना कॉमर्शियल सब्सटेंस के तो हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं। जैसे मैंने अगर मार्केट से कोई कैमरा खरीदा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट होगा तभी कैमरा खरीदा। बेनिफिट होगा इसका मतलब मेरा जो कैश फ्लो है, जो मेरा कैश फ्लो है आज, वो ऑफकोर्स चेंज होगा ड्यू टू दैट ट्रांजेक्शन, करेक्ट ना। कि मेरे बिजनेस का कैश फ्लो में कुछ परिवर्तन आएगा, या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। तो इसका मतलब बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस, करेक्ट ना। मींस दैट विल अफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ योर बिजनेस।
दैट विल अफेक्ट योर कैश फ्लो ऑफ योर बिजनेस। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बिना कॉमर्शियल सब्सटेंस को कभी करेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको सिमिलर आइटम को एक्सचेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है और सेम मॉडल सेम एज में, जितना पुराना मेरा ये मोबाइल है उतना ही पुराना आपका ही मोबाइल है, और सेम कंपनी सेम मॉडल एवरीथिंग सेम सेम है, और ये सपोज 2 साल पुराना है तो आपका भी 2 साल पुराना है। अब मुझे बताओ इस मोबाइल को अगर मैं आपके मोबाइल से एक्सचेंज करूंगा तो क्या कुछ मुझे फायदा होने वाला है? मेरा जो कैश फ्लो है अब मेरे बिजनेस का वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जितना बेनिफिट मुझे इस मोबाइल से मिल रहा है उतना बेनिफिट मुझे आपके मोबाइल से मिलेगा। तो हम इसको बोलते हैं दिस ट्रांजेक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। लेकिन फिर भी आप ये ट्रांजेक्शन करते हो तो इसमें तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो हमारा एएस 10 क्या बोलता है, इस केस में आप इसको फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड मत करो। इस केस में द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू आइटम व्हाट एवर यू हैव परचेज दैट विल बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। मींस को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड मत करो। मींस अगर ये है तो यहां पर इसका मतलब जो एक्सचेंज कर रहे हैं दैट आर डिसिमिलर आइटम, डिसिमिलर आइटम्स, मतलब यहां पर जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो सिमिलर आइटम है, वो सिमिलर आइटम है। सर ऐसा एक्सचेंज क्यों करेंगे? देखिए मैं बोलूंगा ये नॉर्मली हम नहीं करेंगे, ये एक रेयर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, बट हो सकता है आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर लो। हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन करना, आपको ऐसा ट्रांजेक्शन करना ही पड़े। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है और आपको उस बिल्डिंग को एक्सचेंज करना है किसी कारण से एक न्यू बिल्डिंग दैट इज वेरी मच सिमिलर इन द सेम सराउंडिंग। तो इसका अब अगर बिल्डिंग को आप एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रॉम ए न्यू बिल्डिंग इन द सेम सराउंडिंग तो आपको कुछ इसका कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सपोज मेरा आज यहां पे एक क्लासरूम है, मेरे पास इस लोकेशन में 50 बच्चे आते हैं। अब मैंने क्या किया, अपने पूरे क्लासरूम को शिफ्ट कर दिया एक न्यू बिल्डिंग में विद द सेम कैपेसिटी इन द सेम लोकेशन। अब मुझे बताओ सेम लोकेशन में सामने वाले बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया तो क्या मेरे पास 100 स्टूडेंट आएंगे? नहीं आएंगे। अगर सेम कैपेसिटी है और एकदम सिमिलर बिल्डिंग है और सेम लोकेशन है तो मेरे कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, अगर मैंने लोकेशन चेंज कर दिया कि मेरा लोकेशन अभी सपोज लोकेशन एक्स है और मैंने लोकेशन वाई में चेंज कर दिया तो हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाए या हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाए। अंडरस्टूड? तो वहां पर उस ट्रांजेक्शन का कुछ ना कुछ कॉमर्शियल सब्सटेंस है, बट इस ट्रांजेक्शन का कोई भी कॉमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। तो यहां पर हमारा एएस 10 क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपी एक्वायर्ड will be equal to point number A, fair value of asset given up प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। ये समझ में आया? प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट मतलब कितना जो कैश पे किया उसको ऐड कर दो, जो कैश रिसीव हुआ उसको माइनस कर दो। और पॉइंट नंबर बी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड मींस पीपी एक्वायर्ड, नया जो एसेट आपको मिला उसका फेयर वैल्यू ले लो। और अगर ये दोनों आपको नहीं पता है, इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आप अकाउंटिंग नहीं करोगे। तो उस केस में क्या करो, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। समझे? करेक्ट? हाँ, अगर सिमिलर है मींस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, इस केस में क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपी एक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। समझे? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? ये पूरा टॉपिक है। एक और केस करता हूं, ये आपका केस नंबर 1 2 3 4 हुआ, एक 5 नंबर और करता हूं, 5 केस, 5th नंबर केस कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार, लेट अस अज्यूम इट इज 6 लाख, करेक्ट?
एंड फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज 7 लाख। आपके हिसाब से मुझे बताइए कैश पेमेंट कितना होना चाहिए? कैश पेमेंट यहां पर कितना होना चाहिए? तो कैश पेमेंट आपके हिसाब से 1 लाख ही होना चाहिए, क्योंकि 6 लाख है, 7 लाख है। लेकिन सपोज हमने निगोशिएशन किया और हमने 50,000 का पेमेंट किया, 50,000 का पेमेंट किया, तो देखिए यहां पर 6 लाख प्लस 50,000, 6 लाख 50,000 एंड फेयर वैल्यू न्यू कार कितना है? 7 लाख। अब यहां डाउट आएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी इक्वल टू व्हाट? 6 लाख 50 ले कि 7 लाख ले? मींस अभी हमने क्या लिखा? कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपी एक्वायर्ड विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। समझ रहे हो? प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट और फेयर वैल्यू एसेट रिसीव। तो यहां पर तो दोनों पता है, लेकिन पहला वाला 6 लाख 50 आ रहा है, दूसरा वाला 7 लाख आ रहा है, तो क्या ले? तो हमेशा आपको पहला प्रेफरेंस को लेना, फर्स्ट प्रेफरेंस। इफ दिस इज नॉट नोन देन दिस इज सेकंड प्रेफरेंस, इफ दिस इज आल्सो नॉट नोन तो ये आपका थर्ड प्रेफरेंस हो गया एग्जाम में, करेक्ट? क्योंकि जस्ट राइट। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना आपने कंसीडरेशन पे किया, कितना आपने कंसीडरेशन पे किया। तो अगर आप कोई पुराना एसेट दे रहे हो दैट इज कंसीडरेशन पेड, तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालोगे बाय रेफरेंस ऑफ कंसीडरेशन गिवन अप या कंसीडरेशन पेड। हाँ, अगर वो आपको नहीं पता है तो आपको एक दूसरा रास्ता दे रहा है AS10, तब ले लो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव। अगर वो भी नहीं पता है तो ले लो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। समझे मेरी बात को? तो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार आपका हो जाएगा 6 लाख प्लस 50,000, 6 लाख 50,000। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? एनी डाउट? नो डाउट? करेक्ट। अब मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या करेंगे? मैं आपको जर्नल एंट्री पूछता हूं। जर्नल एंट्री केस नंबर 1, केस नंबर 1 का जर्नल एंट्री क्या है? ओके, हम यही मान रहे कि हम ये मान के चल रहे कि द ट्रांजेक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। मुझे बताओ आप करोगे न्यू कार अकाउंट डेबिट, कितना आएगा केस 1 में? तो केस 1 में कॉस्ट प्राइस कितना है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS10 इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा AS10 बोलता है। AS10 बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार? दैट इज 3 लाख। तो आपने लिख दिया 3 लाख और आपने ओल्ड कार को डी रिकॉग्नाइज करना है। ओल्ड कार अब डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो ओल्ड कार को आप रिमूव करोगे, डिलीट करोगे, रिमूव करोगे। तो इसको रिमूव करोगे किसमें? तो बताओ क्या प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ क्या प्राइस केस 1 में है? तो क्या करें? टू ओल्ड कार क्रेडिटेड बाय विच अमाउंट? अगर आप 3 लाख बोले तो गलत है, क्योंकि फेयर वैल्यू हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं हमेशा कैरिंग अमाउंट में। तो उसका कैरिंग अमाउंट कितना है? 2 लाख। तो ये हो गया 2 लाख। और देखिए यहां पर एक गेन आएगा, तो गेन कितना आया? टू गेन, दिस इज गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार। आपने ओल्ड कार सेल ही तो किया है, आप लिख लो गेन ऑन एक्सचेंज या गेन ऑन सेल, दोनों बराबर है। बेटर लिखो गेन ऑन एक्सचेंज, गेन ऑन एक्सचेंज। ये कितना आया? 1 लाख एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू PL। तो ये आपका हो गया केस 1 का जर्नल एंट्री। अब मुझे बताओ केस 2 का जर्नल एंट्री क्या होगा? अब आप खुद कर लोगे। तो न्यू कार का कॉस्ट कितना आया मुझे बताइए? केस 2 में कितना आया? तो न्यू कार का कॉस्ट कितना आया? यह आया 6 लाख, करेक्ट? ओके, सो 6 लाख लिख दीजिए। ओके, अब मुझे बताइए आपने कैश कितना पे किया? तो 2 कैश और बैंक आएगा। 2 कैश और बैंक कितना आया? तो आपने पे किया है 3 लाख। और आपका ओल्ड कार कितना आएगा मुझे बताइए? 2 ओल्ड कार डी रिकॉग्नाइज करोगे एट कैरिंग अमाउंट, यस सर। और 2 गेन कितना आ जाएगा? 2 गेन ट्रांसफर टू PL, ये कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। ये भी जर्नल एंट्री आप समझ गए, करेक्ट? अब केस नंबर 3 बताइए क्या जर्नल एंट्री होगा? मैं सारा जर्नल एंट्री दे देता हूं आपको कि न्यू कार अकाउंट डेबिट कितना हुआ? न्यू कार अकाउंट डेबिट कितना हुआ? तो कॉस्ट प्राइस कितना है मुझे बताइए? तो न्यू कार अकाउंट डेबिट 3 लाख हुआ, यस सर। 3 लाख लिख लीजिए, 3 लाख। अब यहां पर आपने कैश रिसीव किया है, कितना कैश रिसीव हुआ? तो कैश और बैंक, CB मतलब कैश और बैंक, कैश और बैंक कितना रिसीव हुआ आपको? 3 लाख रिसीव हुआ, यस सर। 2 ओल्ड कार करोगे, ओल्ड कार आपका डी रिकॉग्नाइज होगा 2 लाख में, 2 लाख में, करेक्ट? अंडरस्टूड? तो यहां पर आपको गेन कितने का हो गया? तो 2 गेन, आपको गेन ट्रांसफर टू PL, तो यहां पे देखो 4 लाख का गेन हो गया आपको।
4 लाख का गेन हो गया, आपको 4 लाख का गेन हो गया। अंडरस्टूड? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर, समझ रहे हो मेरी बात को? एनी डाउट? नो डाउट। ऑफकोर्स 4 लाख का गेन होगा ना, कि 2 लाख का चीज तो आप 6 लाख में बेच रहे हो, तो ये 4 लाख का तो गेन होगा, 4 लाख का गेन हो गया। अंडरस्टूड? केस नंबर 4 में आते हैं। तो केस नंबर 4 में मुझे बताओ, न्यू कार अकाउंट डेबिट कितना होगा? तो न्यू कार अकाउंट डेबिट आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया था? तो दैट वाज 5 लाख। चेक करो, 5 लाख मींस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अ प्लस माइनस कैश पेड, ये 5 लाख आया। फिर टू ओल्ड कार कितना आएगा? ओल्ड कार कैरिंग अमाउंट कितना है बताइए? तो कैरिंग अमाउंट आपका 2 लाख है, और आपने कैश कितना पे किया? आपने कैश और बैंक पे किया 3 लाख का। तो जब भी आप रिकॉर्ड करते हो अपने न्यू एक्वायर्ड पीपी को एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, उसमें आप कोई भी गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। तो इस केस में नो गेन, नो लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अंडरस्टूड? इस बात को समझे? एक लास्ट केस भी कर लेते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में मैंने आपको क्या दिया बताइए? तो वहां पर न्यू कार अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 6,50,000 आया, 6,50,000 आया। टू कैश आपने कितना पे किया? 50,000। टू ओल्ड कार कितना आएगा? ओल्ड कार आएगा आपका 2 लाख, कैरिंग अमाउंट 2 लाख है, 2 लाख है। एंड टू आपको गेन कितना आया? गेन ट्रांसफर टू पीएल, तो गेन कितना आ गया? 6,50,000 माइनस 2,50,000 दैट इज इक्वल टू 4 लाख। तो ये आपका 4 लाख का गेन आ गया। अंडरस्टूड? ये आपका सारा जर्नल एंट्री हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, अगर इस सारे केस में मैं अगर ये बोलता हूं कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तब आपका ये वाला जर्नल एंट्री हो जाएगा, क्योंकि सारे केस में केस नंबर 1 टू केस नंबर 5 अगर मैं ये बोल देता एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, अब आपका फेयर वैल्यू का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं एक नोट लिखवा देता हूं। सपोज इन ऑल above case exchange transaction lacks commercial substance। अगर क्वेश्चन ये लिख देता तो फेयर वैल्यू हैज नो रेलेवेंस, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार will be equal to carrying amount of asset given up, carrying amount of asset given up plus minus cash adjustment। तब आपका ये कॉस्ट प्राइस हो जाता और आप रेलेवेंट जर्नल एंट्री पास कर देते। और इस केस में आपका कोई भी गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होगा, कोई भी गेन हो, चाहे वो केस 1 हो, चाहे वो केस 2 हो, चाहे केस 3। अगर लिख देता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डज नॉट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस मींस हैज कमर्शियल सब्सटेंस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ पीपी एक्वायर्ड विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड और एक्वायर्ड, और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन मींस नेट बुक वैल्यू। ठीक है। If the exchange transaction lack commercial substance, cost price of PP acquired will be equal to carrying amount of asset given up plus minus cash adjustment. Note: an exchange transaction has commercial substance if the configuration, risk, timing, and amount of the cash flow of asset received differ from the configuration of the cash flow of the asset transferred. Means जो आपका पुराना एसेट था उससे जो कैश फ्लो मिलने वाला है और जो नया एसेट है उससे जो कैश फ्लो मिलने वाला है दोनों अलग अलग है। इसका मतलब दैट ट्रांजैक्शन हैज सम कमर्शियल सब्सटेंस। अब यही एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार देख लेना, मैंने वही एग्जांपल आपको दिया है। अंडरस्टूड? करेक्ट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, करना है तो कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आपको समझ में आना चाहिए, अब इतना डिटेल में बता दिया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, क्या लिखा हुआ है। एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख, तो एक लैंड था जिसका बुक वैल्यू 10 लाख है, फॉर कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट
25 लाख। तो कैश कितना मिला 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी कितना मिला 25 लाख। व्हाट विल द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव। तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट रिसीव कितना है। कंसीडर द ट्रांजेक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस, लिख देता है कि आपके पास कॉमर्शियल सब्सटेंस है। तो मुझे बताइए, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको दिया हुआ कैरिंग अमाउंट ऑफ, क्या क्या दिया हुआ है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड, कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड गिवन अप दिया हुआ है। कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड गिवन अप कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10 लाख। ओके सर, करेक्ट। फिर आपको लिखता है कैश रिसीव्ड, कैश कितना रिसीव हुआ 20 लाख, तो 20 लाख कैश रिसीव हुआ। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो भी क्या रिसीव किया आपने, प्लांट एंड मशीनरी रिसीव, आपको वैल्यू डेट दिया हुआ 25 लाख, वो कितना है 25 लाख, ये आपका हो गया 25 लाख। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार, न्यू प्लांट एंड मशीनरी विल बी इक्वल टू व्हाट। तो मुझे बताइए, क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप दिया हुआ, नो। तो लिखिए कॉस्ट प्राइस, मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड। मुझे बताइए पहला प्रेफरेंस क्या है, पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश एडजस्टमेंट, बट ये तो दिया हुआ ही नहीं है तो आप इसको ले नहीं सकते हैं। दूसरा क्या लोगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव कितना है 25 लाख। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड कितना हो गया 25 लाख। ये आपका ये आपका हो गया आंसर हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये कितना आएगा 25 लाख। अब आपने कैश भी रिसीव किया, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, आपने कितना रिसीव किया, तो कैश रिसीव किया आपने 20 लाख, तो आपने 20 लाख रिसीव किया, लो सर। अब आपने लैंड को डी रिकॉग्नाइज करना है, लैंड को डी रिकॉग्नाइज किया 10 लाख में कैरिंग अमाउंट में, तो कैरिंग अमाउंट लिख दो। तो आपका गेन कितना हुआ, तो गेन ऑन एक्सचेंज ट्रांसफर टू पीएल, गेन ऑन एक्सचेंज ट्रांसफर टू पीएल, ये कितना आएगा, तो 45 माइनस 10 कितना हो गया, तो 35 लाख का आपको गेन हो गया, 35 लाख का आपको गेन हो गया। अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, एनी डाउट। अब देखिए ये जो आंसर दिया ना, आप जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे। यहां पे आंसर कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि जो लैंड है उसका एक्चुअली वर्थ कितना था 45 लाख था। इसका मतलब देखो फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बट इससे समझ में आ रहा है कि इसका फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, फेयर वैल्यू 45 लाख ही होना चाहिए, क्योंकि आपने कैश दिया वर्थ ₹20 लाख और लैंड प्लांट एंड मशीनरी आपने आपको कैश रिसीव हुआ वर्थ ₹20 लाख और आपको प्लांट एंड मशीनरी वर्थ हुआ मिला 25 लाख का। इसका मतलब लैंड का फेयर वैल्यू 45 लाख ही होना चाहिए। तो अगर सपोज ये देता तब आपका आंसर क्या होता, तब आपका 45 लाख माइनस कैश रिसीव 25 लाख, तो आपका 45 लाख माइनस 20 लाख आपका कितना होता 25 लाख, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वुड बी व्हाट 25 लाख ओनली। बट आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा सोल्यूशन छोड़ दो, आपको इस तरह से करना है, आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। आप ऐसे करोगे ना कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो सोल्यूशन जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होंगे। पता नहीं सोल्यूशन कौन बनाता है, किस तरह से लिखता है, आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अल्टीमेटली देखिए सोल्यूशन मैच हो रहा है ना, अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन मैच हो रहा है। अंडरस्टूड। एक और करते हैं, एंटिटी ए एक्सचेंज अ कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड द फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000। मतलब क्या लिखा हुआ है, कार एक्स एक्सचेंज किया जिसका बुक वैल्यू कितना है 13 लाख और उसका आज का फेयर वैल्यू कितना है 13,25,000 फॉर कैश 15,000। मतलब यहां पे कैश कितना मिला 15,000 और कार वाई कितना मिला विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। द ट्रांजेक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस एज द कंपनी कैश फ्लो
आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज। लिख दिया द कार हैज नो, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस। तो यहां तो कोई बात ही नहीं है। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू कार, न्यू कार वाई, ये हो जाएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कार, ओल्ड कार एक्स प्लस वाट कैश। अच्छा यहां कैश रिसीव हो रहा तो माइनस कर दो कैश रिसीव, तो माइनस कैश रिसीव माइनस कैश रिसीव, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो यही है ना। तो कैरिंग अमाउंट कितना दिया मुझे बताइए ओल्ड कार का, वो दिया हुआ है 13 लाख, तो 13 लाख लीजिए। और कैश कितना मिला आपको 15,000 मिला है, तो माइनस 15,000 कर दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ मुझे बताइए 13 लाख माइनस 15,000, ये कितना होगा 12 लाख 12,85,000 का। तो ये आंसर हो गया। अब आप जनरल एंट्री पास कीजिए, तो आप लिखोगे कार वाई, कार वाई अकाउंट डेबिट, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 12 लाख 12,85,000। फिर आपको कैश कितना मिला मुझे बताइए, कैश मिला 15,000। और मुझे बताइए व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कार, कार एक्स का बुक वैल्यू कितना है, दैट इज 13 लाख ओनली। तो यहां पे देखिए आपने ना कोई गेन रिकॉग्नाइज किया ना कोई लॉस रिकॉग्नाइज किया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर क्या दिया हुआ, ये आंसर दिया हुआ, चेक करो, डन। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये भी आपका खत्म हो गया। विद दिस वी कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, समझे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपने पीपी एक्वायर्ड किया फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस, फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस मींस आपने ग्रुप ऑफ पीपी एक्वायर कर लिया है। फिर सपोज आपने कुछ बिल्डिंग एक्वायर किया, बिल्डिंग में पहले से कुछ फर्नीचर थे और पहले से कुछ और इक्विपमेंट है, तो आपने पूरा बिल्डिंग एक्वायर कर लिया विथ लैंड। तो उस केस में तो आप लैंड भी एक्वायर किए, बिल्डिंग भी एक्वायर किए, फर्नीचर भी एक्वायर किए, इक्विपमेंट भी एक्वायर किए, सपोज लैपटॉप भी है, एसी भी है, टीवी भी है, सब कुछ है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इस केस में हमारा AS 10 क्या बोलता है कि जितना भी आपने कंसीडरेशन पे किया, आपने कंसोलिडेटेड कंसीडरेशन पे किया होगा, उसको एलोकेट कर दो सारे पीपी में इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। तो आपको निकालना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एक्वायर्ड, और जितना भी आपने कंसीडरेशन पे किया उस पूरे एसेट में एलोकेट कर दो इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू, दैट विल बिकम द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम ऑफ पीपी। तो where several item of PP are purchased for a consolidated price, the consideration is apportioned to the various item on the basis of their respective fair value। तो आपको फेयर वैल्यू देगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मींस अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सपोज एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, एग्जांपल कि सपोज आपने बिल्डिंग एक्वायर किया, आपने लैंड एक्वायर किया, आपने फर्नीचर एक्वायर किया। अब इसका फेयर वैल्यू आपको दिया हुआ है आज का 10 लाख, इसका 20 लाख, इसका 5 लाख। टोटल फेयर वैल्यू कितना हुआ 10 प्लस 20 प्लस 5, ये हुआ 35 लाख, करेक्ट। और आपने कंसीडरेशन सपोज पे किया है 30 लाख। तो इस 30 लाख को हम क्या करेंगे, इस रेशियो में एलोकेट कर देंगे। तो 30 लाख इस रेशियो में एलोकेट कर दो, तो क्या होगा 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 35, कितना है, अरे बड़ा अटपटा आंसर आ रहा है। इसको एक काम करो, हाँ एक काम करो ऐसा कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं। और ये आपका टोटल कितना हो गया 40 हो गया, थोड़ा सा अच्छा अमाउंट आएगा ना। तो 30 इंटू 10 डिवाइड बाय 40 कर दो, कितना आया, ये आ गया आपका 7.5। फिर लिख दो 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 40, ये कितना आया 15, और ये आपका आ जाएगा 7.5। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7.5, लैंड अकाउंट डेबिट 15, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7.5, टू पेमेंट मींस टू कैश और बैंक 30 लाख। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। समझ में आया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऐसा कोई क्वेश्चन ICS 30 मीटर में नहीं दिया हुआ है, ओके। देन पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। AS 16 जाओ, AS 19 जाओ, AS 19 में इसको करेंगे। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद AS 19 लीज। तो AS 19 में इसके ऊपर बात करेंगे।
ये आपका हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन आपका कंप्लीट हो गया, इनिशियल रिकॉग्निशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, एट ईच बैलेंस शीट डेट, कि बैलेंस शीट डेट में आप किस तरह से अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मेजर करोगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। समझे, एक बार मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, समझे कि हमने सपोज यहां पर अपना या तो पीपी को एक्वायर किया, या तो पीपी एक्वायर्ड, या हमने पीपी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, करेक्ट, अंडरस्टूड। यहां पे आके एसेट इज रेडी फॉर यूज, एसेट इज रेडी फॉर यूज, ठीक है। तो ये होता है मेरा इनिशियल रिकॉग्निशन। इसे क्या बोलते हैं हम, इनिशियल रिकॉग्निशन कहते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन में जो एक्सपेंस होते हैं उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। हाँ, कैपिटलाइज तभी करेंगे व्हेन इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये आपको समझ में आ गया। बस वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है उसको तो कैपिटलाइज नहीं करोगे, एबनॉर्मल लॉस हो गया उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, वो हम समझ चुके हैं। अब जैसे इनिशियल रिकॉग्निशन आपका मींस जैसे एसेट इज रेडी फॉर यूज, तो रेडी फॉर यूज, जैसे वो रेडी फॉर यूज होता है हम सीज कर देते हैं कैपिटलाइजेशन। यहां पर हमने सीज कर दिया, क्या सीज कर दिया, फर्दर कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन हमने सीज कर दिया, समझ जाओगे ना, सीज कर दिया, मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन सीज हो गया यहां पर। अब यहां से हमारा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन स्टार्ट होता है। देखिए हो सकता है आपने रेडी तो यहां पे किया बट एक्चुअल पुट टू यूज आपने यहां पे किया, लेट्स से आपने एक्चुअली पुट टू यूज यहां पे किया, इट इज क्वाइट पॉसिबल। नॉर्मली ऐसे रेडी होता है तो हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ कारण से सपोज आपने यूज करना स्टार्ट नहीं किया, मुहूर्त नहीं आया तो आप रुक गए हो, तो ये जो एक्सपेंस होता है ना, यहां पर कोई भी एक्सपेंस इनकर हुआ है उसको हम एक्सपेंस कर देते हैं एंड दैट विल बी ऑलवेज चार्ज टू पीएल। इसको आप कभी कैपिटलाइज नहीं करोगे, इसको आप कभी कैपिटलाइज नहीं करोगे, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन राइज, अब डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम डेट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज और फ्रॉम डेट व्हेन द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज। आपके हिसाब से मुझे बताइए डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करें, फ्रॉम दिस डेट और फ्रॉम डेट व्हेन द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज। समझे मेरी बात को, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो यूजफुल लाइफ एक्चुअली कमेंस होता है, यूजफुल लाइफ कमेंस होता है फ्रॉम डेट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज। तो आप डेप्रिसिएशन कमेंस करोगे फ्रॉम डेट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर यूज, नॉट एक्चुअली पुट टू यूज। मींस ये डेट तो एकदम बेकार है, पुट टू यूज वाला डेट एकदम बेकार है। कब आपको देखना है कि एसेट कब रेडी हुआ, जैसे एसेट रेडी हो गया उसका यूजफुल लाइफ स्टार्ट हो गया, उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन स्टार्ट हो गया और आप डेप्रिसिएशन कमेंस कर दोगे, आप डेप्रिसिएशन कमेंस कर दोगे। एंड लेट अस एज्यूम ये डेट है, यहां पे इसका एंड ऑफ, इसे बोलते हैं एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, करेक्ट, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बोलते हैं। इसका मतलब आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करोगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, करेक्ट। तो यहां पर आप क्या करते हो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं, अंडरस्टूड। तो इसे बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करना है, उसके लिए AS10 ने दो मॉडल दिया है। या तो बोला है अप्लाई करो कॉस्ट मॉडल, या तो अप्लाई करो रीवैल्यूएशन मॉडल। अभी इसके ऊपर हमें चर्चा करना बाकी है। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन मॉडल, करेक्ट। तो कॉस्ट मॉडल में क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या करेंगे, ये हमें देखना है, गॉट दिस पॉइंट। ये करेंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मीन सपोज ये आपका ईयर एंड 1 है, ये आपका ईयर एंड 2 है, ये आपका ईयर एंड 3 है, ये ईयर एंड 4 है, और आपका यूजफुल लाइफ सपोज, यूजफुल लाइफ आपका सपोज 5 साल है। तो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में आप सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करोगे, गॉट दिस पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड। कैसे, अब कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है, कैसे उसका कैरिंग अमाउंट निकालना है, ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में देखेंगे। अब देखिए जब भी आप यूज करते हो ना, यूज करते हो तो हो सकता है कुछ और खर्चा लगे। इस इनिशियल कॉस्ट, ये तो कैपिटलाइज कर दिया आपने इनिशियल कॉस्ट को,
इनिशियल कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज कर दिया, लेकिन हो सकता है कुछ सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी लगे, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो इस सब्सिक्वेंट कॉस्ट का क्या करेंगे? तो हमारा AS10 बोलता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट। वन इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सॉरी, वन इज नोन एज डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट, मींस बोल सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, करेक्ट। एक होता है, करेक्ट, एक होता है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट एंड मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट, मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपने कुछ एक्सटेंशन कर दिया, जैसे बिल्डिंग है आपका 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, एक तीसरा फ्लोर बना दिया, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो आप लिख सकते हो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कॉस्ट, करेक्ट। तो ये 3 कॉस्ट का क्या करें? क्या इसको पीएल में चार्ज करें, क्या इसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करना है, तो उसके ऊपर चर्चा करना है हमें। तो ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ठीक है। नाउ वंस द एसेट इज, जिसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है। अब देखिए यूजफुल लाइफ खत्म हुआ, लेकिन हो सकता है अभी इकोनॉमिक लाइफ खत्म नहीं हुआ। अब इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में अंतर होता है। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल का इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, मतलब मैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर सकता हूं 10 साल, लेकिन मेरा मर्जी है कि मैं इसको यूज करूंगा 5 साल तक के लिए। तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ कितना है? 5 साल। और 5 साल के बाद इसको मैं बेच सकता हूं, दूसरा पर्सन यूज कर सकता है, तो अनदर 5 ईयर के लिए इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 5 साल के लिए, फिर उसको मैं सेल कर दूंगा और दूसरा पर्सन उसको यूज करेगा। गॉट दिस पॉइंट? तो इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ आर 2 डिफरेंट वर्ड। तो हम पीपी के लिए देखते हैं व्हाट इज द यूजफुल लाइफ, नॉट इकोनॉमिक लाइफ। हाँ, यूजफुल लाइफ कैन बी इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। मैंने सोचा कि मैं 10 साल के लिए यूज करूंगा, मैं भाई दूसरा मोबाइल खरीदने वाला नहीं हूं जब तक इसका पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे नहीं मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं कि आई विल यूज द एसेट टिल द एंड ऑफ इज इकोनॉमिक लाइफ। इसका मतलब यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ आर सेम। लेकिन हम जब पीपी के बारे में बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं यूजफुल लाइफ, नॉट इकोनॉमिक लाइफ। तो जैसे उसका यूजफुल लाइफ खत्म होता है तो कैन से इट इज हेल्ड फॉर सेल, यहां पे इट इज हेल्ड फॉर सेल। तो जब हेल्ड फॉर सेल होगा तो क्या करेंगे, और जब एक्चुअली इसको सेल कर देंगे तो क्या करेंगे, ये सारा डिस्कशन करना है, ये सारा डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। मींस पहले हमने इनिशियल रिकॉग्निशन किया, फिर हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन देखेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे जब वो हेल्ड फॉर सेल होगा तो क्या करेंगे, फिर एक्चुअली सेल कर देंगे तो क्या करेंगे। ये सारा डिस्कशन इस चैप्टर में करना है। तो अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का है। अंडरस्टूड? ये मैंने आपको पूरा इसका लाइव लाइन बता दिया कि भाई एक्वायर किया या कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद टिल द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड, तो AS10 इसमें अप्लाई हो जाता है। तो ये पूरे लाइफ साइकिल में हम AS10 ही अप्लाई कर रहे हैं फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। अब आते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में हमारा AS10 क्या बोलता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉस्ट मॉडल लगा दो या तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओ। अब ये कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्शन है, बताइए या तो आप कॉस्ट मॉडल लगाओगे या तो आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओगे। तो कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको ले लो, उसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो उसको बोलते हैं लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उससे इम्पियरमेंट लॉस माइनस कर दो, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पियरमेंट लॉस। अब इम्पियरमेंट लॉस आपके लिए एकदम नया टर्म है, एकदम नया टर्म है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इम्पियरमेंट लॉस विल बी एज पर AS28 कमिंग सून। तो अभी हम इम्पियरमेंट लॉस के बारे में इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बात नहीं करेंगे, इम्पियरमेंट लॉस के बारे में बात करेंगे, लेकिन AS28 में बात करेंगे। करेक्ट? हाँ, आपको ये देखना है कि जो कॉस्ट है उससे आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, इम्पियरमेंट लॉस भी माइनस करते हो, और जब वो माइनस कर दिया तो इस रेसिडुअल अमाउंट को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, विच विल बी कैरिड इन द बैलेंस शीट, जिसको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। अब जो डेप्रिसिएशन होता है उसको आप कैलकुलेट करोगे एज पर AS10 ओनली, समझे? बट अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तब आप उसको कॉस्ट प्राइस में नहीं दिखाते हो, आप उसको फेयर वैल्यू में रिकॉग्नाइज करते हो। तो हम देखेंगे व्हाट इज द फेयर वैल्यू और रीवैल्यूएशन डेट।
तो आपने उसको रीवैल्यू किया एट फेयर वैल्यू, आपने उसको रीवैल्यू किया एट फेयर वैल्यू, समझे। अब उसके बाद उसमें डेप्रीशिएशन लगाओगे, उसके बाद उसमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करोगे और ये हो गया उसका कैरिंग अमाउंट। तो फेयर वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस और ये कैरिंग अमाउंट हो गया। नाउ वंस अगेन जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो 28 के हिसाब से होगा, डेप्रीशिएशन होगा वो 10 के हिसाब से होगा। तो हम इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में इस चैप्टर में कुछ बात कर ही नहीं रहे, तो इम्पेयरमेंट लॉस को आप बस ये देख के कि इसको माइनस करना है भूल जाओ। इम्पेयरमेंट लॉस को डिस्कस कहां करेंगे, AS 28 में डिस्कस करेंगे। अब नाउ फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, डोंट एट ऑल वरी, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको इसको खुद ब खुद मेजर नहीं करना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब सपोज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फेयर वैल्यू, आप उसको रीवैल्यू करना चाहते हो, तो फेयर वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं विद कैरिंग अमाउंट ऑन रीवैल्यूएशन डेट। सपोज आप रीवैल्यू करना चाहते हो 4 साल के बाद, तो आपको फेयर वैल्यू पता है, कैरिंग अमाउंट पता है, तो यहां पर होगा गेन, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। अब आपको देखना है कि ये जो गेन और लॉस है ड्यू टू रीवैल्यूएशन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप मेजर करो एट फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट है सपोज फेयर वैल्यू 10 लाख और कैरिंग अमाउंट है 8 लाख, तो ये क्या हो गया आपका रीवैल्यूएशन गेन हो गया। तो इस रीवैल्यूएशन गेन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो देखना है। अगर रीवैल्यूएशन लॉस हो गया तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है वो देखना है। अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एट ईच रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मतलब क्या हो गया आपका बैलेंस शीट डेट हो गया, समझे ना। से कॉस्ट मॉडल में कुछ चर्चा करना नहीं है कि कॉस्ट प्राइस आपको पता है, डेप्रीशिएशन हम चर्चा कर लेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस हम AS 28 में चर्चा करेंगे। मतलब अभी मुझे आपको ये बताना है कि भाई जब आप रीवैल्यूएशन करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो एक रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल, समझे। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में आते हैं, तो पहला पॉइंट ये आएगा सर रीवैल्यूएशन मॉडल जब करते हो तो क्या सारे एसेट को रीवैल्यू करना जरूरी है। तो हमारा AS 10 क्या बोलता है कि नो, रीवैल्यूएशन मॉडल इज अवेलेबल, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल क्लास वाइज। मींस कि सपोज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, करेक्ट ना। आपके पास सपोज एक लैंड है और एक बिल्डिंग है, करेक्ट ना। लैंड में आपके लैंड A है, लैंड B है, लैंड C है, लैंड D है ना। यू वांट टू रीवैल्यू लैंड A, करेक्ट। तो हमारे AS 10 बोलता है इफ यू वांट टू रीवैल्यू लैंड A, तो आपको सारे आइटम अंडर द क्लास ऑफ लैंड सबको रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो अगर आपने लैंड A के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल लिया तो लैंड B आल्सो रीवैल्यूएशन मॉडल, लैंड C आल्सो रीवैल्यूएशन मॉडल, लैंड D आल्सो रीवैल्यूएशन मॉडल, करेक्ट। तो सारे एसेट, सारे आइटम ऑफ PP अंडर द क्लास ऑफ लैंड विल रिक्वायर रीवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन अगर आपके सपोज बिल्डिंग X है, Y है, Z है और आप किसी को भी रीवैल्यूएशन नहीं करना चाहते हो, आप सब में लगा दो कॉस्ट मॉडल। मतलब ये क्लास वाइज अवेलेबल है, लैंड के लिए लगा दो रीवैल्यूएशन मॉडल, बिल्डिंग के लिए लगा दो कॉस्ट मॉडल। तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल क्लास वाइज, नॉट आइटम वाइज। आइटम वाइज नहीं है, मींस आप ऐसा नहीं कर सकते हो लैंड A के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल, लैंड B के लिए कॉस्ट मॉडल, ऐसा नहीं कर सकते। गॉट दिस पॉइंट। तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। तो एक क्लास के लिए आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो, एक क्लास के लिए आप क्या लगा सकते हो, कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो। लेकिन अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो फॉर वन आइटम अंडर दैट क्लास, तो सारे आइटम अंडर दैट क्लास विल रिक्वायर रीवैल्यूएशन मॉडल, समझे। ओके सर, समझ तो आ गए। तो क्या बोलना चाहता है, रीवैल्यूएशन टू मेड फॉर द इंटायर क्लास ऑफ द एसेट। इफ एन आइटम ऑफ PP is revalued, then the entire class of PP to which such item belongs should be revalued. In other words, revaluation should be applied class wise. और एक एग्जांपल ले लेता हूं ना। अभी मैंने बोला बिल्डिंग, अब आपके पास बिल्डिंग में दो सब क्लास है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग और एक ऑफिस बिल्डिंग। तो ये भी हो गया दो डिफरेंट क्लास, कि फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन रेट अलग होता है, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन रेट अलग होता है। तो दिस आल्सो ऑफ टू डिफरेंट क्लास, समझे। तो अगर ये दो डिफरेंट क्लास है तो आप फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो, ऑफिस बिल्डिंग के लिए आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो। दिस इज परमिसिबल। तो आपको देखना है क्या डिफरेंट क्लास है। अगर डिफरेंट क्लास है, यू कैन अप्लाई आइदर कॉस्ट मॉडल
और रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर ऑल द आइटम अंडर दैट क्लास। समझे? यस सर, समझ तो गए। एक क्वेश्चन दिया हुआ खुद कर लेना। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। सर अगर हमने रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया है तो कितने बार रिवैल्यू कर रहे हैं? तो बोलता है कि भाई अगर फेयर वैल्यू ऑफ दैट आइटम ऑफ पीपी इज विल चेंज सिग्निफिकेंटली एवरी ईयर, अगर फेयर वैल्यू विल चेंज सिग्निफिकेंटली एवरी ईयर तो आप एनुअल रिवैल्यूएशन करो, हर साल रिवैल्यूएशन करो, हर साल रिवैल्यूएशन करो। तो इफ द आइटम ऑफ पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंज इन फेयर वैल्यू तब तो आप एनुअल रिवैल्यूएशन करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आइटम है उसका फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा है हर साल, तो आपको हर साल रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करो कि भाई 3 साल या 5 साल के बाद हो सकता है उसके फेयर वैल्यू में परिवर्तन हो जाए, तो 3 साल या 5 साल के बाद आप रिवैल्यूएशन करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपने रिवैल्यूएशन मॉडल आप कर लिया तो आपको हर साल उसका फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हर बार आपको उसको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आइटम ऑफ पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लैंड, अब लैंड का फेयर वैल्यू तो हर साल चेंज होता है, तो उसमें आप हर साल उसका रिवैल्यूएशन करो। लेकिन अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी का आपका हर साल उसका फेयर वैल्यू में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसमें उस केस में हर 3 साल के बाद या हर 5 साल के बाद आप उसको रीवैल्यू करो। अंडरस्टूड? बट अब रीवैल्यूएशन करना है तो कब करें? तो AS10 उसके लिए साइलेंट है, तो रीवैल्यूएशन कैन बी डन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर मींस या तो आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी कर सकते हो, या एट द एंड ऑफ द ईयर भी कर सकते हो, या एट द मिड ऑफ द ईयर, जब आपकी इच्छा तब कर सकते हो। इसके ऊपर AS10 साइलेंट है, तो मींस एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन बोलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कभी बोलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस समय आप रिवैल्यूएशन कर दोगे। अब बात है सर रिवैल्यूएशन करना है वो समझ गए, लेकिन यहां पे जो गेन और लॉस होगा ड्यू टू रिवैल्यूएशन उसका क्या करें? मींस जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे आप फेयर वैल्यू को कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट से, करेक्ट? अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आता है तो गेन है, अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो लॉस है। तो हम इस गेन और लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करें? तो हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो, एक होता है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, मींस दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार एनी आइटम इज रीवैल्यूड, करेक्ट? तो अगर पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो हमारा AS10 क्या बोलता है कि अगर वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, मींस गेन है, अपवर्ड मींस रिवैल्यूएशन गेन है, तो उस रिवैल्यूएशन गेन को PL में ट्रांसफर मत करो। रिवैल्यूएशन गेन को आप PL में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये वन टाइप ऑफ अनरियलाइज्ड गेन है। तो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये एक एक्सपेक्टेड गेन है और एक्सपेक्टेड गेन को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर दो किसमें? इन रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस भी। तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? आप बोलेंगे पीपी अकाउंट डेबिट, इंक्रीज कर दिया, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डायरेक्टली दिखाओगे इन बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो लॉस हो गया, तो ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। तो एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इसको आप रिकॉग्नाइज कर लोगे डायरेक्टली इन PL अकाउंट, तुरंत PL में ट्रांसफर कर दोगे, तो चांस टू PL अकाउंट। तो आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? PL अकाउंट डेबिट टू व्हाट? PP, PL अकाउंट डेबिट टू PP। यस सर, ये भी समझ में आ गया। अब लेकिन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, करेक्ट ना? आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो हमारा AS10 क्या बोलता है? द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। चेक करो प्रीवियसली क्या हुआ था। अगर प्रीवियसली अपवर्ड था, अब फिर से अपवर्ड है तो फिर से गेन है, तो 1 सेकेंड गेन को ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में। तो अगर प्रीवियसली अपवर्ड था, अभी फिर से अपवर्ड है, तो गेन को ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन सरप्लस में, मींस आपका जर्नल एंट्री होगा PP अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। आसान है। लेकिन प्रीवियसली अपवर्ड था, अभी डाउनवर्ड हो गया, मतलब पहले गेन था अब लॉस हो गया, बोला इस लॉस को पहले डेबिट करो रिवैल्यूएशन सरप्लस में टू द एक्सटेंट अवेलेबल, एंड बैलेंस लॉस को PL में डेबिट कर दो। तो इस लॉस को डेबिट करेंगे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में टू द एक्सटेंट अवेलेबल, और बैलेंस लॉस जो बच जाएगा उसको PL में डेबिट कर देंगे। मींस हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा इस केस में? बताओ। इस केस में हमारा जर्नल एंट्री होगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट,
पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी, टू पीपी। तो पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करो, जितना आपके रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसके बाद डेबिट करो पीएल में विद द बैलेंस लॉस, और पीपी को क्रेडिट कर दो। तो चार्ज रीवैल्यूएशन सरप्लस टू द एक्सटेंड अवेलेबल, चार्ज पीएल बैलेंस फॉर बैलेंस इफ एनी। अब प्रीवियसली आपका डाउनवर्ड था, अगेन डाउनवर्ड हो गया, तो पहले भी लॉस था फिर से लॉस हो गया, लॉस को वापस डेबिट कर दो पीएल में, जनरल एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी। लेकिन प्रीवियसली डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड हो गया, पहले लॉस था अब गेन हो गया, तो मतलब गेन को आपको क्रेडिट करना चाहिए पीएल में टू द एक्सटेंड ऑफ प्रीवियस डिक्रीज। मींस चेक करो आपने प्रीवियसली कितना लॉस को डेबिट किया था पीएल में, समझे ना। तो पहले लॉस था तो पहले पीएल को डेबिट किया था, तो अभी अगर गेन हुआ है तो गेन को क्रेडिट कर दो पीएल में टू द एक्सटेंड ऑफ प्रीवियस डिक्रीज विच वाज चार्ज टू पीएल, मतलब रिवर्स कर दो, और जो बैलेंस गेन है उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर दो। तो क्रेडिट टू द पीएल टू द एक्सटेंड ऑफ प्रीवियस डिक्रीज एनी एक्सेस गेन ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब क्या जनरल एंट्री पास करेंगे मुझे बताओ। यहां पर आपका पीपी इंक्रीज हो गया तो पहले क्रेडिट कर दो पीएल टू द एक्सटेंड ऑफ प्रीवियस डिक्रीज एंड बैलेंस ट्रांसफर कर दो रीवैल्यूएशन सरप्लस में। यह आपका जनरल एंट्री हो गया। अंडरस्टूड, करेक्ट, बड़ा आसान है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नथिंग टू डिस्कस मच अबाउट दिस। बोलिए इसमें कोई डाउट तो मेरे साथ बोलिए। फर्स्ट टर्म रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड है तो गेन को क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन सरप्लस में, अगर डाउनवर्ड है तो लॉस को डेबिट कर दो पीएल में। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन अगर प्रीवियसली अपवर्ड है फिर से अपवर्ड हो गया तो गेन को वापस से क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन सरप्लस में। लेकिन अगर प्रीवियसली अपवर्ड है नाउ डाउनवर्ड है तो लॉस को आप डेबिट करो पीएल में टू द एक्सटेंड ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल, बैलेंस लॉस को डेबिट कर दो पीएल में। अगर प्रीवियसली डाउनवर्ड है अगेन डाउनवर्ड है तो वापस से लॉस हुआ फिर से डेबिट कर दो पीएल में। लेकिन प्रीवियसली डाउनवर्ड है अप अपवर्ड है तो अभी गेन को पहले क्रेडिट करो पीएल में टू द एक्सटेंड ऑफ प्रीवियस डिक्रीज एंड बैलेंस गेन को ट्रांसफर कर दो रीवैल्यूएशन सरप्लस में। समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस करेंगे बट अंत में करेंगे, चलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट मींस ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो उन्होंने दो तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन इसके ऊपर अब क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अचानक से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट। हालांकि मैंने इसको मतलब ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बोला एक टेक्निक 1 है एक टेक्निक 2 है। देखिए जब भी वो ऑप्शन देते हैं, जैसे यहां पर दिया ऑप्शन कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन, तो एक सिंपल अकाउंटिंग होता है एक फेयर अकाउंटिंग होता है। अब मुझे बताइए इस दोनों में फेयर अकाउंटिंग क्या है? ऑफकोर्स रिवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है वो हमें अपने यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देना चाहिए। तो अगर आज का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 10 लाख लेकिन आपने खरीदा 10,000 में, तो आज उसका फेयर अकाउंटिंग होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन मॉडल फेयर है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग होता है क्योंकि आपको फेयर वैल्यू मेजर करना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, एक एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, इसे रिलैक्सेशन दे दिया। डोंट एट ऑल वरी, आप कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हो। तो अगर एएस ने अकाउंटिंग को कॉम्प्लिकेट कर दिया तो कोई एएस को लगाएगा नहीं ना, तो हमें इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। इसलिए यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है। इसको समझाता हूं क्या दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पहले करते हैं। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसके लिए? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन। अब यहां पर दिया हुआ टेक्निक 1, ये सिंपल वाला पहले करवा रहा हूं। टेक्निक 1, लेट्स से कि बिफोर रिवैल्यूएशन आपका ग्रॉस बुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू, करेक्ट। ग्रॉस बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर ये कॉस्ट मॉडल है तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस होता है, और अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल है तो इसको हम फेयर वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस बुक वैल्यू, करेक्ट ना। तो ग्रॉस बुक वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू कितना है, तो अंडर कॉस्ट मॉडल कॉस्ट प्राइस होगा, अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल फेयर वैल्यू होगा, यही होना चाहिए। यस सर। फिर उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करो
तो ये इसका नेट बुक वैल्यू हो जाता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जिसको आप बचपन में WDV बोलते थे, रिटर्न डाउन वैल्यू, याद करो। लेकिन अब इसको हम नेट बुक वैल्यू बोलेंगे या कैरिंग अमाउंट बोलेंगे। तो इसको हम या तो नेट बुक वैल्यू बोलते हैं या तो इसको हम कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, समझे। तो सब बिफोर रिवैल्यूएशन आपका ये था 1 लाख, ये था 60,000 और ये था 40,000, करेक्ट। अब सपोज आज के दिन में जब आप रिवैल्यूएशन करो, फेयर वैल्यू सपोज हो गया 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस 40,000 आपका रिवैल्यूएशन गेन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे प्लस रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन कितना हो गया आपका 80,000। तो मुझे बताइए अब ये कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000, देखिए अंडरस्टूड। नाउ अगर अब अकाउंटिंग देखो तो हम दो अकाउंट बनाते हैं फॉर पीपी, वन इज पीपी अकाउंट, वन इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पीपी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दिस ग्रॉस बुक वैल्यू रिप्रेजेंट पीपी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट डेप्रिसिएशन। तो नेट बुक वैल्यू के लिए हम कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। फिर जब आप बोलते हो रिवैल्यूएशन गेन को क्रेडिट करो पीपी में, तो एक्चुअली दैट विल अफेक्ट ग्रॉस बुक वैल्यू। मींस अगर आपने जर्नल एंट्री पास किया पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो कितने का हुआ 80,000 का हुआ। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, आपका ग्रॉस बुक वैल्यू इंक्रीज होगा 80,000 से, तो ये आपका 80,000 हो गया, 80,000 हो गया। अब ये हो गया 1,80,000, ये हो गया 1,80,000, बट ये गलत नहीं हो गया, ये ग्रॉस बुक वैल्यू शुड रिप्रेजेंट फेयर वैल्यू, तो 1,20,000 होना चाहिए, लेकिन 1,80,000 हो गया। तो हमारा AS10 क्या बोलता है कि जब भी आप रिवैल्यूएशन करते हो तो आपको जितना भी आपका पास डेप्रिसिएशन है उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो एक एंट्री पास करते हैं, साथ में हम एंट्री पास करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करते हैं एंड टू पीपी लिखते हैं, मतलब पीपी से उसको एडजस्ट कर देंगे, और ये हो गया 60,000। मैं देर आर टू जर्नल एंट्री, देर आर टू जर्नल एंट्री, तो ये 60,000 कम हो गया, यहां से 60,000 माइनस कर देंगे और यहां से भी 60,000 माइनस कर देंगे। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली अब ये 1,20,000 हो गया, अब ये 1,20,000 हो गया ना, सही हो गया कि नहीं सही हो गया, सही हो गया, और ये आपका नील हो गया, और आपका नेट बुक वैल्यू तो 1,20,000 ही आना था। ये हो गया फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, जिसको हम टेक्निक नंबर 1 भी बोलते हैं। गॉट दिस पॉइंट? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, करेक्ट। अब देखिए बैलेंस शीट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब कैसे लिखोगे मुझे बताओ, समझो मेरी बात को। तो आपने बैलेंस शीट जब बनाया तो इन बैलेंस शीट आपने लिखा पीपी के अंदर ग्रॉस बुक वैल्यू 1,20,000, फिर लिखोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, निल, और इसका नेट बुक वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इन बैलेंस शीट पीपी के अंदर लिखोगे, तो ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है। चेक को लिमिटेशन क्या है कि भाई अगर आप ये बैलेंस शीट देते हो यूजर को, यूजर क्या सोचेगा कि एक नया एसेट है जिसमें आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, और डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज किया, एक डाउट आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये फेयर अकाउंटिंग नहीं है या फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ फेयर प्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि AS10 इसको अलाउ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। आपने एक पुराने एसेट को डिस्क्लोज किया है जिसका डेप्रिसिएशन 0 हो गया, कहीं ना कहीं ये गलत संदेश दे रहा है किसको, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसलिए बोला एक टेक्निक 2 है, टेक्निक 2 इज बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन। पहले ये समझ में आया। तो अगर आप टेक्निक 1 कर रहे हो तो आपका 2 जर्नल एंट्री है। पहला जर्नल एंट्री क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, मतलब जितना डेप्रिसिएशन है उसको आप एलिमिनेट कर दो, और फिर करो पीपी अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। मींस ये जर्नल एंट्री बी है, ये जर्नल एंट्री ए है। पहले ये पास करना फिर ये पास करना, समझे? ओके सर।
अब आते टेक्निक, ये लिख दो टेक्निक 1, लिख दिया टेक्निक 1, ये आपका टेक्निक 1 है। अब आते टेक्निक 2 में। टेक्निक 2 क्या बोल रहा है, सेम एग्जांपल लेते हैं। टेक्निक 2 क्या बोल रहा है, कि आपका ये ग्रॉस बुक वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और ये आपका नेट बुक वैल्यू आया। करेक्ट। एग्जांपल क्या था, बिफोर रीवैल्यूएशन ये 1 लाख था, ये 60,000 है, ये 40,000 है। करेक्ट। और प्लस कर देंगे रीवैल्यूएशन गेन जो आपका 80,000 था, और ये आपका क्या हुआ 1,20,000 हो गया। तो हमारा टेक्निक 2 क्या बोलता है, इस केस में ना हम ग्रॉस बुक वैल्यू को प्रपोर्शनेटली रीस्टेट कर देंगे, प्रपोर्शनेटली रीस्टेट कर देंगे। मींस जब ग्रॉस बुक वैल्यू 1 लाख था तब आपका नेट बुक वैल्यू 40,000 था। तो अगर आप नेट बुक वैल्यू 1,20,000 हो गया तो ग्रॉस बुक वैल्यू कितना होना चाहिए। मींस अगर बचपन में आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि ये आपका 40,000 है तो ये आपका 1 लाख है, तो ये अब अगर आपका 1,20,000 हो गया है तो ये क्वेश्चन मार्क कितना है ये आपको निकालना है। ये आपका नेट बुक वैल्यू हुआ, ये आपका ग्रॉस बुक वैल्यू हुआ। बचपन में किया है तो आप बोलोगे यूनिटरी मेथड ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको एक फॉर्मूला दिया जाता था 1,20,000 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 40,000 करोगे, यही करते थे। तो कितना आएगा 1,20,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 1 लाख कर दो, तो ये आ गया 3 लाख। तो ये आपने रीस्टेट कर दिया प्रोपोर्शनेटली, तो ये आपका 3 लाख आ जाएगा, ये आपका 3 लाख आ जाएगा। करेक्ट। मतलब आपका ये ग्रॉस बुक वैल्यू कितना से बढ़ जाएगा, 2 लाख से बढ़ जाएगा। ये आपका ग्रॉस बुक वैल्यू आपने 2 लाख से इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली 3 लाख माइनस 1,20,000 ये 1,80,000 आया, तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कितना से बढ़ जाएगा, आपका 1,20,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया टेक्निक नंबर 2। मींस वो क्या बोल रहा है कि अब आपको एक ही जगह एंट्री पास करना है। देखो पीपी को इंक्रीज कर दो कितना से, पीपी को इंक्रीज कर दो कितना से, 2 लाख से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर दो कितना से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर दो 1,20,000 से। तो अल्टीमेटली आपका गेन तो 80,000 ही आ रहा है, तो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ रहा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका आ रहा है कितना 80,000, 80,000। मतलब आपका गेन तो अभी भी 80,000 ही है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंट करोगे। तो मुझे बताओ कि ग्रॉस बुक वैल्यू कितना आएगा, आप ग्रॉस बुक वैल्यू आ गया 3 लाख, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है भाई, अब आ गया 1,80,000। तो अभी भी नेट बुक वैल्यू तो 1,20,000 ही है। मींस बैलेंस शीट का टोटल also रिमेन सेम, चाहे टेक्निक 1 यूज करो चाहे टेक्निक 2 यूज करो, आपका बैलेंस शीट का टोटल रिमेन सेम। हाँ, प्रेजेंटेशन डिफरेंस हो गया, वहां पर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 था, पर यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,80,000 है और आपने ग्रॉस बुक वैल्यू को रीस्टेट कर दिया। तो देखिए यूजर को आप कोई परेशानी नहीं होगा, यूजर बोलेगा अच्छा ठीक है कुछ रीवैल्यूएशन हुआ होगा जिसके कारण ये एडजस्टमेंट किया गया। तो ये एडजस्टमेंट ड्यू टू रीवैल्यूएशन है कि ग्रॉस बुक वैल्यू को आप प्रपोर्शनेटली रीस्टेट कर दो, ये बेटर प्रेजेंटेशन है। पर दोनों में अकाउंटिंग इफेक्ट रिमेन सेम, चाहे टेक्निक 1 करो चाहे टेक्निक 2 करो, आपका अल्टीमेटली द अकाउंट इफेक्ट रिमेन सेम। मेरी बात समझ पा रहे हो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। आप एग्जाम में क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको बोलता है टेक्निक 2 लगाओ, तो आप सरप्लस परसेंटेज निकाल लेना, सरप्लस परसेंटेज। तो सरप्लस परसेंटेज कितना हुआ, आपका इंक्रीज हुआ 80,000, तो आप बोलोगे 80,000 कितना पहले था 40,000, इसका मतलब आपका 200% से तब आपका नेट बुक वैल्यू बढ़ गया। तो आप क्या करोगे, पीपी
आपका जनरल एंट्री क्या है, पीपी अकाउंट डेबिट, ये आपका 1 लाख था, इसको 200% से बढ़ा दो। मैं आपको आसान तरीका देता हूं, तो ये 2 लाख हो गया, यही तो क्या था। फिर टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कितना था 60,000, इसको भी 200% से बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो आ जाएगा 80,000। ये एक आसान तरीका हो गया। तो आप सरप्लस परसेंटेज निकाल लो, निकाल सकते हो, निकाल लिया। कैसे निकाला, ये डिवाइड बाय ये, तो ये आपका सरप्लस परसेंटेज हो गया, करेक्ट। अब फिर आप अपने इसको प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दो बाय सरप्लस परसेंटेज, करेक्ट। तो आपका ये जनरल एंट्री हो जाएगा, करेक्ट। पर डोंट घबराओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सपोज आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको एक रीवैल्यूएशन, ओनली रीवैल्यूएशन का जनरल एंट्री पूछा, तो जब भी आपको रीवैल्यूएशन का जनरल एंट्री पूछा तो आपको टेक्निक 1 टेक्निक 2 दोनों देना चाहिए, करेक्ट। एक नोट लिख लो, स्टूडेंट नोट, स्टूडेंट नोट। देखिए क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और नहीं ऐसी स्टडी बैठ रही है, बट यू डोंट नो आईसीआई कभी भी ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि एकदम आसान है, क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है। लिखो, इफ क्वेश्चन डिमांड only journal entry for revaluation, give both technique in solution. Point number B, if question demand PP account or journal entry for entire क्वेश्चन, इंटायर क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, एक्विजिशन का भी, डेप्रिसिएशन का, सबका जनरल एंट्री पूछ लिया, देन यूज ओनली टेक्निक 1, तब टेक्निक 2 मत यूज करो, आसान वाला करो, टेक्निक 1 यूज करो। मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री पूछता है दोनों दे दो, लेकिन वो पूरा क्वेश्चन का जनरल एंट्री पूछ रहा है भाई, एक्विजिशन एंट्री, डेप्रिसिएशन जनरल एंट्री, फिर रिवैल्यूएशन, फिर डेप्रिसिएशन, मतलब पूरा इंटायर लाइफ का जनरल एंट्री पूछ रहा है, सेल भी हो गया, सबका जनरल एंट्री पूछ रहा, तब आप रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक 1, टेक्निक 2 करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, गॉट दिस पॉइंट, बताइए, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो ये भी समझ गए, ये सेम एग्जांपल देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। टेक्निक 1 में क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ये मेरा टेक्निक 1 था कि जो डेप्रिसिएशन उसको एलिमिनेट कर दो अगेंस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, यही चीज सेम एग्जांपल है। टेक्निक 2 में क्या लिखा हुआ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज रीस्टेटेड प्रोपोर्शनेटली टू द चेंज इन द कैरिंग अमाउंट, accumulated depreciation at the date of revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the asset। मींस आपने पहले इसको रीस्टेट किया, देखो यही एग्जांपल है कि इस दोनों का जो डिफरेंस था ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, कि ये आपने इंक्रीज कर दिया, ये आपने इंक्रीज कर दिया और सेम जनरल एंट्री पास कर दिया, खत्म। आज के लिए इतना करेंगे। एक लास्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन का बचा है, थोड़ा ये टेक्निकल है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको कल बताएंगे। अगर ये पॉइंट कर लिया तो आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खत्म हो गया। मींस मेरे ख्याल से और एक क्लास लगेगा टू कंप्लीट दिस चैप्टर, करेक्ट। तो और एक क्लास लगेगा टू कंप्लीट दिस चैप्टर, तो AS10 आपका खत्म हो जाएगा, अंडरस्टूड, करेक्ट। तो अभी तक जितना भी पॉइंट करवाया उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है, रेफरेंस क्वेश्चन आप उसको करते रहिए। अगर डाउट हो तो मुझसे पूछते रहिएगा। कैसे पूछोगे, कैसे पूछोगे, तो जो आपको मेल मिला है
उसमें आपको एक सीए इंटर का व्हाट्सएप ग्रुप मिला है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां पर जो भी डाउट है उसको मुझसे पूछते रहना है। तो ऑफकोर्स आप तो रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो, तो मेरा रिलेशनशिप आपके साथ किसके थ्रू बनेगा, एक ग्रुप के साथ बनेगा। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आपको मेल में मिल गया। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिला है किसी कारण से, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई सर वो ग्रुप कौन सा है, तो एक नंबर लिखो 8766, ये नंबर दिया, ये नंबर बुक में लिखा होगा 8766246684। इनको कॉल करो, इनको बोलो कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिला है, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप देगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में आपको सारा क्वेश्चंस पूछना है। अंडरस्टूड? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो आज इतना ही करेंगे, कल वापस मिलेंगे, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।